करते हैं, आपके लिए स्पेशली शुरू करने जा रहे हैं। धातुओं के बौद्धिक गुणधर्म की बात करेंगे और धातुओं के भौतिक गुणधर्म मतलब इसमें धातु, उपधातु, मिश्र धातु पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अधातु पढ़ेंगे। इसी तरह चलते रहेगा वीडियो और सारे वीडियो को आज खत्म करेंगे। जो टॉपिक मेन टॉपिक है वो केमिस्ट्री का पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट है ये और दूसरा हम समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद बायोलॉजी चलेंगे, फिर स्ट्रैटेजी के ये सब आएँगे। तो चलिए देखते हैं किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है, तो चांदी की सर्वाधिक होती है। तो किस विद्युत चालकता अगर पूछे सर्वाधिक है तो चांदी की। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन-सी है? तो लिथियम जो है सबसे हल्की है और भारी अगर पूछे तो ऑस्मियम है, याद रखिएगा। ऑस्मियम जो है सबसे भारी है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन-सा है? तो यूरेनियम है, ये जान लीजिएगा। अगर प्राकृतिक रूप से अगर सबसे भारी अगर तत्व में पूछे एलिमेंट में तो हीरो सॉरी यूरेनियम है। अगर मान लीजिए चाकू से कट जा सकने वाली मुलायम धातु कौन-सी है? तो चाकू से कटने वाली 2 धातु इम्पोर्टेंट है, एक सोडियम, एक पोटेशियम है। सोडियम को Na से इंडिकेट करते हैं, पोटेशियम को K से। लिथियम को Li से इंडिकेट करेंगे, ऑस्मियम को OS से इंडिकेट करेंगे। याद रखिएगा यूरेनियम को U से। और चलिए थोड़ा जानते हैं, सोडियम जो है मानव शरीर के उपापचयी मतलब मेटाबॉलिक क्रियाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। मतलब सोडियम हमारे जो मेटाबॉलिक है ना, उसके काम आता है, उसमें क्रिया करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सोडियम एवं क्लोरीन के यौगिक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो सोडियम और क्लोरीन अगर मिल जाते हैं तो उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं और सूत्र NaCl कहा जाता है, जो कि साधारण नमक के रूप में ग्रहण किया जाता है। किसके रूप में? साधारण नमक के रूप में ग्रहण किया जाता है। चलिए, अगर और भी बात करें तो विद्युत चुम्बक की बात करें तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग होता है? करते हैं तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट का। ठीक है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक के रूप में ग्रहण किया जाता है। अब चलेंगे हम लोग कि विद्युत चुम्बकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनने में किन धातुओं का प्रयोग करते हैं? लोहा, निकेल और कोबाल्ट का हम करते हैं। तो लोहा मतलब Fe, निकेल मतलब Na, कोबाल्ट मतलब Co, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए भविष्य की धातु की बात करें, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो हम बताएंगे टाइटेनियम को कहा जाता है। किसे कहते हैं? टाइटेनियम को कहते हैं। अवरक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उद्योगों में किया जाता है। किसमें? विद्युत उद्योग में। अगर मान लीजिए पूछे दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम है। ठीक है, ये तो सही बात है। आतिशबाजी जो हम लोग पटाखा वड़ाका फोड़ते हैं में वेरियम का सूत्र Ba मतलब इंडिकेट करते हैं, Ba से संकेत करते हैं कि उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग सियम जिसे हम एशर बोलते हैं कि उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। तो हरा याद रखिएगा वेरियम के कारण और स्ट्रॉन्सियम में मतलब एशर के उपस्थिति के कारण गहरा लाल रंग आपको होगा जब पटाखा वड़ाका फूटेगा तो। प्राचीन काल के औजारों के निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो हम बताएंगे तांबे का प्रयोग किया गया था। किसका? तांबे का। ये भी समझ गए। अगर मान लीजिए पूछे कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि तांबा उष्मा का अच्छा सुचालक होता है तथा यह जल के साथ अवक्रिया नहीं करता है। तो जल के साथ क्या करता है? अवक्रिया नहीं करता है। और सुनिए, साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? बताइए पारे का प्रयोग। क्योंकि पारे का उष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। ठीक है, क्योंकि पारे का उष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है। और चलिए, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन का कहा जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनियम है, Pg है। आगे चलें, ऐसे दो धातुएं कौन सी है जिनकी गलनांक इतना कम होता है कि उनको हाथों पर रखते ही पिघल जाती है? तो वो है गैलियम और सीजियम। गैलियम को Ga से इंडिकेट करेंगे और सीजियम को Cs से इंडिकेट करेंगे। ये दोनों को आपने हाथ पे रखिएगा तो गल जाएगा, हाथ नहीं गलेगा, हाथ पे रखते ही पिघल जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, कौन सी धातु
कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है तो पारा, Hg, Hg पारा। चलिए आगे और चलेंगे। सोडियम वाष्प लैंप, जो सोडियम से भरा हुआ वाष्प का लैंप होता है, सड़क पर प्रकाश मतलब लाइट हेतु जो है उपयुक्त होता है, उपयोग किया जाता है, क्यों होता है बताइएगा। तो क्योंकि इसका जो प्रकाश होता है, मतलब क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय होता है। एक वर्णीय मतलब एक ही ओर अपना प्रकाश को फैलाएगा, जो कि पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होगा। पानी गिरेगा, पानी को पता चल जाएगा, लेकिन लाइट इधर उधर नहीं जाएगा, वो अपना जो है प्रकाश दे रहा है तो दे रहा है। अब चलिए धातुओं के रासायनिक गुण की बात करेंगे। केमिकल, ठीक है, केमिकल की बात करेंगे, मेटल की बात करेंगे, रासायनिक गुण की बात करेंगे। देखिए धातुओं के ऑक्साइडों की प्राकृतिक कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। अगर मान लीजिए पूछे सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सीजियम है, CS है, सीजियम है। आगे चले, सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इस जो है इसे किस द्रव में डुबो कर रखा जाता है, तो केरोसिन के तेल में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। और पूछिए सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन होती है, H2 मुक्त होती है। सोडियम को जल में रखिएगा तो हाइड्रोजन H2 होगा, मुक्त होगा। द्रव द्रवित सोडियम, जो लिक्विड सोडियम होते हैं, का उपयोग जो है नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में करते हैं, तो शीतलक के रूप में करते हैं, कूल के रूप में करते हैं, कोल्ड के रूप में करते हैं, ठंडक के रूप में करते हैं, जो आप बोल दीजिए। और सुनिए, वह कौन सी धातु है जो अपने ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है, तो एल्युमिनियम हो जाती है। ठीक है, वैसा कौन सा धातु है अपने ही ऑक्साइड की परत से ये क्या होती है, सुरक्षित रहती है, एल्युमिनियम। अगर पूछे इस्पात की, स्टील की बात करेंगे, इस्पात के जंग संरक्षण के लिए उसके प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। मतलब इस्पात पे जो जंग लगता है उसे बचाने के लिए एक जो है क्रोमियम नाम मिलाकर उस पे रखा जाता है, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता बढ़ी रहे, गुण उसकी बनी रहे इस्पात की, नहीं तो खराब हो जाएगा। और सुनिए, सल की क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो हम बताएंगे कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, CaSO4 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और सुनिए, शरीर में गोली लगने पर किस धातु के कारण शरीर में जहर फैलता है, तो शीशा में फैलता है, पीवी फैलता है। ठीक है, आगे चलेंगे। परमाणु घड़ियों में टाइमर कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सीजियम का प्रयोग किया जाता है, CS का प्रयोग किया जाता है, सीजियम का प्रयोग करते हैं। और चले, मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो लिथियम का प्रयोग करते हैं, Li का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही का निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे सुनिए, सर्प विषरोधी किस तत्व का यौगिक होता है, तो और क्या बोलेंगे, ऑरिक क्लोराइड का होता है, AuCl2 का होता है, ऑरिक क्लोराइड का होता है, AuCl2 होता है। आगे चले और सुनिए, कौन से तत्व अपनी उच्च आयन ऊर्जा के कारण ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं, वे बेरिलियम बेरिलियम Be तथा मैग्नीशियम Mg। तो बेरिलियम और Mg जो होते हैं, ये उच्च आयन ऊर्जा के कारण ज्वाला को रंग प्रदान करते हैं, जो ज्वाला निकलता है। अच्छा, आगे सुनिए, धातुओं के किस गुण के कारण परंपरागत अलार्म घड़ी एवं स्कूल की घंटी, जो घंटी बजती है जो हम बजाते हैं, धातु से बनाई जाती है, किस धातु से बताइए, किस गुण के कारण ऐसा होता है कि घंटी में, तो धातुएं अनुनाद पूर्ण होती है, अनुनाद पूर्ण होती है, ये ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए पूछे कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो कास्टिक सोडा का अगर रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है। क्या है, NaOH है। अगर मान लीजिए पूछे कास्टिक सोडा को दाहक सोडा भी कहा जाता है, इसका प्रयोग साबुन
रेयॉन, कागज, डाई, पेट्रोलियम उत्पादन आदि के निर्माण में किया जाता है। तो साबुन, रेयॉन, कागज, डाई, पेट्रोलियम उत्पाद आदि के निर्माण में करते हैं। आगे चलेंगे। गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? तो जस्ते का किया जाता है, जेडेन का किया जाता है। ये हो गए। स्टील की कठोरता, ठीक है, क्या है? स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन, सी मिलाया जाता है। और भी सवाल सुनिए। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ क्यों जलते हैं? पीला क्यों जलता है? क्योंकि सोडियम के ऊर्ध्वपातन के कारण पीला रंग उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो पीले रंग उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, होता है। अब देखिए वायु में, अगर बात करें वायु में हाइड्रोजन का दहन करने पर क्या निर्मित होता है? तो जल निर्मित होता है, H2O निर्मित होता है। क्या होता है? जल निर्मित होता है, H2O निर्मित होता है। अगर मान लीजिए स्वर्ण लेपन में विद्युत अपघटक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटासियम ओरीसाइनाइड का प्रयोग किया जाता है। पोटासियम ओरीसाइनाइड का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए पूछे खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की अपेक्षा टीन का लेप क्यों किया जाता है? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो जिंक क्या होता है? अभिक्रियाशील होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। कृत्रिम वर्षा मेघ विजन के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, AgL का इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। अगर मान लीजिए उपधातु की बात करेंगे, ठीक है, मेटालोई की बात करेंगे, उपधातु की बात करेंगे, तो सुनिए। ऐसे विशिष्ट तत्व जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण धर्म पाए जाते हैं, उपधातु कहते हैं। उपधातु की बात करते हैं तो उपधातु सेवन की बात करेंगे। उपधातु कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन है? तो पहला है बोरॉन, दूसरा है सिलिकॉन जिसे एसआई इंडिकेट करते हैं, बोरॉन को बी से, और जर्मेनियम, जर्मेनियम जिसे जीई बोलते हैं, जर्मेनियम, और आर्सेनिक जिसे हम, आर्सेनिक चौथे नंबर का आता है जिसे एएस से इंडिकेट करते हैं। एक है एंटीमनी, एंटीमनी मतलब एसबी से इंडिकेट करते हैं, और टेल्यूरियम, टेल्यूरियम जो होते हैं टीई, ठीक है, पोलोनियम पीओ इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए। अब चलिए जानते हैं कि आवर्त सारणी में उपधातुओं को जो है किस ब्लॉक में रखा गया है? तो पी ब्लॉक में रखा गया है। उपधातु को पी ब्लॉक में रखा गया है, याद रखना है। और भी चलेंगे, समझते हुए धातु को भी पढ़ेंगे। अब देखिए किस उपधातु का उपयोग पौधे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में करते हैं? तो बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बी से इंडिकेट करते हैं। संकेतक है ये सब। अगर मान लीजिए कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देता है? तो ये सिलिकॉन ही दिखाई देता है एल्युमिनियम के समान, जो कि सिलिकॉन क्या है? उपधातु का उपधातु है, वो भी शुद्ध है रूप से। चलिए और भी देखें। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस धातु मतलब उपधातु का इस्तेमाल होता है? तो हम बताएंगे सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। एशियाई सिलिकॉन जो है उपधातु है। ट्रांजिस्टर हो या कंप्यूटर का चिप हो, उसमें सिलिकॉन इस्तेमाल होता है। सर्वाधिक कुचालक बैड कंडक्टर किस धातु मतलब कौन सी धातु है? तो सीसा है। ठीक है, क्या है? सीसा है। क्लियर हो गए। आगे चलेंगे। अब बात करते हैं चतुष्फलकीय संरचना के कारण जो है हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। तो चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है, ये भी मान लीजिए। अगर मान लीजिए पूछे एलईडी में प्रयोग किए जाने वाला गैलियम ऑर्सेनाइड क्या है? एलईडी में प्रयोग किए जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? तो आर्सेनिक, आर्सेनिक का उपधातु है, एएस। देखिए आर्सेनाइड आर्सेनिक, ठीक है, तो गैलियम आर्सेनाइड आर्सेनिक ऐसे टिक लगाएंगे। अब देखिए पुनर्लेखन योग मतलब री राइटेबल, दोबारा लिखने वाला, सीडी एवं डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन से हैं? तो सीडी और उपधातु जो डीवीडी बनते हैं उसमें कौन सा उपधातु से बनता है? तो हम बताएंगे टेल यूरियम से बनता है, टीई से बनता है, टेल यूरियम से बनता है। और चलिए स्टेटिन जिसे एटी से इंडिकेट करते हैं, संकेत देते हैं। स्टेटिन को उपधातु के रूप में मान्यता देने
के संबंध में वैज्ञानिक के मतभेद हैं। अभी स्टेटिन जो है उपधातु के रूप में है कि नहीं है, अभी विवाद चल रहा है। पूछ सकता है सवाल, ध्यान रखिएगा। अब चलिए भूपर पट्टी में सार्वत्रिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व प्रतिशत में बताना है। मतलब भूपर पट्टी मतलब भूमि में, पृथ्वी पे। तो देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है हमारा 46.1% एनसीईआरटी के तहत बताया गया है। दूसरा है सिलिकॉन जो 28% मतलब 28.2% बताया गया है। तीसरा है एल्युमिनियम। चौथा है आयरन जो कि 5.63% बताया गया है। और पांचवा है कैल्शियम जो 4.15% बताया गया है। छठा है सोडियम जो कि 2.36% बताया गया है। सातवां है मैग्नीशियम 2.33% बताया गया है। देख रहे हैं। और आठवां पोटाशियम जो कि 2% बताया गया है। और नौवां है टाइटेनियम जो कि 0.5% बताया गया है। और 10वां हाइड्रोजन जो कि 0.1% बताया गया है। ये हमारा जो है भूपर पट्टी पर पाए जाने वाला, भूमि पर पाए जाने वाला क्या है, धातु है। सार्वत्रिक मात्रा में ये तत्व कह सकते हैं, तत्व है। ठीक है, धातु तत्व जो कह दीजिए। उपधातु कैसे ऑक्साइड बनाती है, तो उपधातु कैसे बनाएगी, तो उभय धर्मी रूप से बनाएगी। उभय धर्मी ऑक्साइड के रूप में बनाएगी, याद रखिएगा। उभय धर्मी ऑक्साइड एम, याद क्या, एम फोटोटेरिक, तोड़ दीजिए, एम को अलग कर दीजिए, फोटोटेरिक को अलग कर दीजिए, एम फोटोटेरिक ऑक्साइड के रूप में बनाएगी। देखते हैं शब्द को जितना तोड़िए। देखिए कहा जाता है कि इंग्लिश हो या हिंदी, अगर अपने भाषा को आप तोड़ दीजिए, जैसे क्या है, जैसे हिंदी में हम कई शब्द अपने मन से उठपटांग जोड़ देते हैं, कहीं भी कैसे भी, और याद कर लेते हैं। उसी तरह इंग्लिश को भी तोड़िए ना। क्या जरूरी है कि हमको शुद्ध इंग्लिश पढ़ना है, नहीं। जब इंग्लिश पढ़ना हो तो स्पोकन पढ़िए। अभी हमको याद करना है और दिमाग में इंग्लिश भी घुसना चाहिए, तो कैसे, ऐसे तोड़कर। तो किन्हीं किन्हीं को लगेगा कि ये तरीका गलत है, लेकिन आप सुनिए, आपको क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएगा कि हाँ ये बात सही है। सिलिकेट वे चट्टाने हैं जिनमें सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं। पृथ्वी की 90% चट्टानें सिलिकेट खनिजों से निर्मित है। किसे, सिलिकेट खनिजों से निर्मित है। अब बात करते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु की बात करें तो सुनिए, मिश्र धातु एक धातु का किसी अन्य धातु अथवा अधातुओं के साथ मिश्रण से प्राप्त उत्पाद मिश्र धातु कहलाती है। क्या कहलाती है, मिश्र धातु कहलाती है। मिश्र धातु यौगिक तथा विलयन दोनों रूपों में हो सकता है। तो मिश्र धातु यौगिक विलयन, मिश्र धातु यौगिक कहिए, कंपाउंड कहिए या विलयन सॉल्यूशन कहिए, दोनों रूप में ये होता है मिश्र धातु। दोनों का यौगिक और विलयन के रूप में ही ये कहिएगा ना। चलिए अब मिश्र धातु पढ़ रहे हैं तो उससे सवाल खत्म करते हैं। तो सुनिए, टाका, टाका जो है, टांका इसे बोलते हैं, टाका किस धातुओं का मिश्रण होता है, तो सीसा और टीन का होता है। सीसा और टीन मिलकर टाका हो जाता है। पीतल किन धातुओं का मिश्रण बनता है, तो तांबा और जस्ता का बनता है। और तांबा और टीन मिलकर जो है कौन से मिश्रण होकर धातु बनाता है, तो कांसा बनाता है, ब्रॉन्ज। मतलब तांबा और टीन मिल गया, मतलब Cu प्लस Sn मिल गया तो कांसा बन जाएगा। और मान लीजिए जस्ता Zn और Cu मिल जाएगा तो पीतल हो जाएगा। समझ गए, तो इस तरह से याद रखिएगा। अब मिश्र धातुओं के उपयोगिता की बात करते हैं। तो मिश्र धातु जो होते हैं, जितने भी होते हैं, अधिक शक्तिशाली और संचारण प्रतिरोध होते हैं, मतलब संरक्षण में बचाते हैं हमसे, तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होते हैं। मतलब कॉस्ट इसमें ज्यादा लगता है, पैसा ज्यादा लगता है, इफेक्टिव लेकिन होता है, प्रभावी भी होता है, ये भी मान लीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए मिश्र धातु की बात हो रही है, तो चलिए जानते हैं, क्योंकि दो धातुओं से मिलकर, दो उपधातुओं से मिलकर ऐसे ऐसे बनते हैं, कभी धातु उपधातु, धातु उधातु, या धातु धातु उपधातु धातु मिलकर जो बनते हैं, है ना। ऐसे हम बता रहे हैं एग्जाम्पल में कि जैसे धातु धातु मिलकर तो क्या बना, एक मिश्र धातु हुआ ना, दोनों मिलकर तो मजबूत ही बनेगा ना। बस इतना ध्यान रखिएगा। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, तो एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में अगर कोई भी पुर्जा बनता है तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है। समझ गए, एल्युमिनियम मिलाकर बनाया जाता है। अगर मान लीजिए अमलगम क्या होता है बताइए, तो अमलगम होता है, मतलब जिसे गन पाउडर बोलते हैं, उसमें पारे के साथ किसी अन्य धातु का मिश्रण भी होता है। तो पारे के साथ और कोई भी जो मिलाया जाता है जिससे गन पाउडर बनते हैं, इसका भी डिटेल मैं बता दूंगा। और एक जान लीजिए, आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो चल रहा है नरेगा आर्मी 2.0 पे ही, जिस पे महात्मा गांधी, रॉलेट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरी चौरा कांड और इसी तरह सारे जो है एक शॉर्ट वीडियो में
एआई वीडियो, एआई वॉइस के साथ चल रहा है, जिसमें हमारी ही आवाज़ को एआई वॉइस में कन्वर्ट किया गया है। आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत ही वही चीज़ बताया जा रहा है, मतलब आपको 1 मिनट में सारा चौरी-चौरा कांड का इतिहास बता देते हैं। उसमें जो सवाल आता है, वो भी बता दिया गया है। तो ज़रूर देखेंगे शॉर्ट वीडियो, डेली आता है शाम में। शाम में या कभी भी आएगा, लेकिन आता है, देखिएगा। बारूद का निर्माण करने में जो है किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं, KNO3 का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए धब्बा रहित स्टील की बात करेंगे, क्या करेंगे? धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम मतलब 10% क्रोमियम, मैग्नीशियम 0.35% याद रखेंगे और कार्बन 0.25% आदि का प्रयोग किया जाता है। धब्बा रहित स्टील बनाना है, मतलब धब्बा उसमें ना रहे, एकदम चिकना रहे, उसके लिए क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। और चलिए और समझते हुए चलते हैं और जानते हैं। तो याद रखिएगा मैग्नेलियम, मैग्नेलियम किन-किन धातुओं की मिश्रित धातु है? तो हम बताएँगे मैग्नीलियम है तो मैग्नीशियम तो होगा ही और एल्युमिनियम भी होगा, कॉपर और आयरन भी होगा। तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन मिलकर मैग्नीलियम नामक मिश्र धातु का निर्माण होता है। और पूछे स्टील, पित्तल, काँसा और तांबा, ठीक है, में कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा मिश्र धातु नहीं है। तांबा बेचारा शुद्ध है, धातु है, लेकिन स्टील और पित्तल और काँसा ये मिश्र धातु है। आप पढ़े हैं काँसा कैसे बनता है? तांबा और क्या मिलकर बनता है? बता दीजिए, कमेंट कीजिए। अकार्बनिक शर्करा, अकार्बनिक शर्करा का रासायनिक नाम क्या है? तो लेड एसीटेट है, एसीटेट है। समझ गए? अगर लेड एसीटेट, लेड मतलब शीशा, मतलब पीबी, पीबी शॉर्ट में बताया जाता है। तो पीबी CH3 COO ब्रैकेट में 2 कर दीजिए, यही सूत्र है। तो पीबी CH3 COO ब्रैकेट 2 कर दीजिए, ये लेड एसीटेट का सूत्र है। और चलिए पित्तल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक मतलब कॉमन कंपोनेंट्स के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो तांबा होती है, कॉपर होती है। तो पित्तल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में, ठीक है। और चलिए मिश्र धातु में किन पदार्थों के सम्मिश्रण में स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो वो होता है क्रोमियम एवं निकल में। Cr और Na मिलकर बनता है। मिश्र धातु होते हैं ना, स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय जो होते हैं क्रोमियम और निकल के कारण होते हैं। और भी चलिए मिश्र धातुएं यौगिक तथा विलयन मतलब कंपोनेंट्स और सॉल्यूशन दोनों रूप में हो सकते हैं। मतलब यौगिक में भी और विलयन में भी मिल सकता है। कौन? मिश्र धातु। और चलिए गैसोहॉल किन पदार्थों का मिश्रण है? तो एथिलीन अल्कोहल 10% और पेट्रोलियम 90% का मिश्रण है, याद रखिएगा गैसोहॉल में। अब देखिए रासायनिक दृष्टि से सिंदूर, सिंदूर जो लगाती हैं महिलाएं, सिंदूर किसका मिश्रण है? तो मर्क्यूरी सल्फाइड का मिश्रण है, HGS का है। पता है कहा जाता है कि सिंदूर जो एकदम नेचुरल सिंदूर, जो आज के दिखावे वाले सिंदूर नहीं कि किसी तरह प्राकृतिक रूप से सिंदूर, आज के सिंदूर में जो है लोग क्या सोचते हैं? सजावट के रूप में सोचते हैं, विवाह के रूप में, संकेत के रूप में। लेकिन जो सिंदूर लगाए जाते थे, वो सिंदूर अभी अगर लगाइएगा तो पारा का जो उसमें जो मिश्रण होता है, वो माथे को ठंडक देता है। महिलाओं के माथे को ठंडक देता है, उन्हें माइग्रेशन से दूर रखता है, तनाव कम करता है, इसलिए सिंदूर लगाए जाते हैं। इसलिए मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो मुझसे जुड़े हैं, जो अभी जितनी भी महिलाएँ विवाहित हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि सिंदूर प्राकृतिक रूप से लीजिए, जो बनाए जाते हैं, कलर वाले मत लीजिए और यूज़ कीजिए। आपका जो है आप जीवन में स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और घर में सुख शांति भी रहती है। और विश्वास कीजिए तो लगाए दीजिए। दिखावे वाला या मेकअप वाले जैसे कलर में आ रहा है, डिज़ाइन में आ रहा है, उसे छोड़िए, कि वो वास्तविक सच नहीं है, वो धोखा, फ़रेब और फ्रॉड है, इसलिए रिश्ते भी उतने नहीं चल रहे हैं। तो मेरी अगर बात मानते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आपके जीवन आप आनंद ले सकते हैं। आगे चलिए, लोहा उच्च धात्विक बंधन के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। अमलगम का निर्माण नहीं करता है। अगर मैं बात करूं जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तांबा, जस्ता और निकेल मिलकर होती है। तांबा, जस्ता और निकेल मिलकर क्या बनता है? जर्मन सिल्वर धातु बनता है। सम्मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। अब चलिए वेल मेटल की बात करते हैं। तो वेल मेटल जो है किसका मिश्रण है? तो तांबा और टीन का है। तांबा और टीन का वेल मेटल मिश्रण है, मतलब वेल मेटल बना है तांबा और टीना से मिलके। और ब्रिटेनियम धातु की बात करते हैं। ब्रिटेनियम
ब्रिटेनिया बोलते हैं, ब्रिटेनिया धातु एवं वेविट धातु, ठीक है? देखिए, ब्रिटेनियन धातु, वेविट धातु और एंटीमनी धातु, तांबा और टीन का मिश्रित धातु है। ये दोनों धातु जो है, ये एंटीमनी, ठीक है? तांबा और टीन का मिश्र धातु आपको दिखेगा। समझ गए? ये सारे धातु आप देख सकते हैं। तो समझ गए ना? चलिए, आगे बात करते हैं नुनार कॉस्टिक किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। तो लूनार कॉस्टिक अगर पूछे ना, इसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड है, तो हम बताएंगे सिल्वर नाइट्रेट है। इसका सूत्र AgNO3 बता देंगे, AgNO3। ठीक है, आगे चलिए, आगे सुनिए। प्रेशर कुकर का निर्माण जो है किस मिश्र धातु से किया जाता है? तो हम बताएंगे डेयूरालुमीन से किया जाता है। तो डेयूरालुमीन से किया जाता है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए इनवार क्या है? इनवार क्या है? तो मिश्र धातु है। इनवार मिश्र धातु है, तो लौह और निकिल का मिश्र है, लौह और निकिल का है। अगर मान लीजिए कठोर स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो हम बताएंगे 0.5% से लेके 1.5% तक होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर मान लीजिए समुद्री केबल बनाने में जो है किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे परमालॉय। परमालॉय का मिश्र धातु का उपयोग होता है। तो समुद्र में केबल बनाने के लिए अगर मिश्र धातु का उपयोग करें तो परमालॉय बता देंगे। ठीक है, आगे चलिए। ऑडियो व वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक लेप चढ़ता है? तो आयरन ऑक्साइड और फेरो मैग्नेटिक चूर्ण का है। याद रखिएगा, आयरन ऑक्साइड अथवा फेरो मैग्नेटिक चूर्ण का है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। धातु कर्म की बात करेंगे, धातु कर्म की बात करते हैं। तो देखिए, धातु कर्म की बात करेंगे तो जैसा धातु का कर्म होगा वैसा फल मिलेगा, ऐसे याद रख सकते हैं। तो कैसे? चलिए, तो अब देखिए खनिज की बात करें। मिनरल से मतलब मिनरल, सॉरी क्या बोलते रहता हूँ, मतलब चलिए बढ़िया से करता हूँ। खनिज की बात करते हैं। खनिज जो है प्राकृतिक में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ हैं जो अकार्बनिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। अकार्बनिक प्रक्रिया से, है ना, नियम कानून से होते हैं तथा एक निश्चित एवं समरूप समरूप मतलब समगामिक टाइप का, मतलब समरूप मतलब बराबर, होमोएज, होमोएज बोल सकते हैं। मतलब समरूप रासायनिक संरचना वाले होते हैं, खनिज कहलाते हैं। मतलब निश्चित होगा, समरूप होगा, बराबर रूप से होगा, रासायनिक संरचना के रूप से होगा, तभी खनिज कहलाएगा। खनिज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। धातु कर्म में खनिज, धातु कर्म मतलब खनिज की बात हो रही है, खनिज से निकलती है, जिसमें दो प्रकार में बांटा गया खनिज को, एक धात्विक खनिज के रूप में और एक अधात्विक खनिज के रूप में। धात्विक खनिज के रूप में इनमें धातु उपस्थित होते हैं, अधात्विक खनिज में इनमें धातुएं अनुपस्थित होगी। ये एकदम क्लियर है। अधात्विक मतलब नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं खनिज का दो रूप हम समझ गए। अब आगे सवाल और क्या बनता है सुनते हैं। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित होता है। तो टाल्क जो होते हैं वो निर्मित होते हैं, तो किससे निर्मित होंगे? तो ये होंगे, कोमल खनिज है ये, समझ गए? तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट से होंगे, और सिलिकेट से होंगे तो मैग्नीशियम का Mg3 कर दीजिए। सूत्र बता देना हो मैग्नीशियम सिलिकेट का। सिलिकेट है तो Si4 कर दीजिए। अब सिलिकेट में मैग्नीशियम सिलिकेट है तो साथ में O रहेगा जरूर, O10 लगा दीजिए, और फिर उसके बाद OH, हाइड्रोजन मतलब ऑक्साइड वाला सेंस हो गया। OH ब्रैकेट में 2 कर दीजिए। क्लियर हो गए? तो MgSi4O10OH2 हो जाएगा। अगर चले सीने वार की बात करेंगे। सीने वार किसका अयस्क है? तो पारा का है, Hg का है। सीने वार किसका है? तो Hg का है। और भी बात करें तो सुनिए, क्रायोलाइट और बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बताइए। तो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो क्रायोलाइट और बॉक्साइट तो हम जानते ही हैं कि ये एल्युमिनियम का अयस्क है, ये हम जानते हैं। अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म ही तो कहलाता है। अयस्क से ही तो होता है, इसी में तो मिश्रित होते हैं, खनिज के द्वारा ही तो निकलते हैं, एल्युमिनियम का ही रूप निकलते हैं। अगर मान लीजिए मरकत या पन्ना का मुख, पन्ना जो हीरा है, पन्ना का मुख्य संघटक वेरियम मतलब वेरियम है। याद रखिएगा, मरकत हो या पन्ना हो मतलब हीरे का एक रूप हो, ये वेरियम का है। याद रखिएगा, इसी से वेरियम से ही संगठित होता है, तभी तो होता है। पन्ने हरे रंग का बहुमूल्य रत्न है, बहुमूल्य रत्न है, हरा रंग का दिखेगा, एकदम पन्ना हिस्सा है। अगर मान लीजिए भर्जन, भर्जन मतलब रोस्टिंग,
प्रायः जो है किन अयस्कों से किया जाता है? तो सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों से किया जाता है। अब रगड़-रगड़ के इसको प्रूफ मजबूत बनाया जाता है। कैसे? सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों से। ऐसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। मनिक मनिक और नीलम का रासायनिक रूप जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचाना जाता है। मतलब Al2O3 के रूप में पहचानेंगे। रैपिड फायर की तरह चल रहे हैं और इसे हर तरीके से मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। एक स्लो में भी, एक स्पीड में भी, एक कॉमेडी, फन और मगही देहाती लैंग्वेज में भी डाल चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। सारा वीडियो कंटेंट मेरा वैसा ही है, फन के साथ। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? सांद्रण मतलब एक मापन, जिसे कहेंगे मापन कहा जाता है। तो देखिए, फेन प्लवन विधि द्वारा कहेंगे। किसके द्वारा करेंगे? फेन प्लवन विधि द्वारा करेंगे। और भी बात करें, यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पिच ब्लेंड है। क्या है? पिच ब्लेंड है, याद रखिएगा। अब बताइए, क्विकलाइम। क्विकलाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है। CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये भी समझ गए। अगर मान लीजिए पूछे, तांबे का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन विधि द्वारा करते हैं। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से होता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 से होता है। ये भी क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए हरा कशिश, ग्रीन विट्रोल, याद रखिएगा, हरा कशिश का जो समान नाम है, इसका रासायनिक नाम पूछे तो फेरस सल्फेट बताना है। क्या बताना है? फेरस सल्फेट। तो हरा कशिश का फेरस सल्फेट जो है रासायनिक नाम है, इसका सूत्र है फेरस मतलब FeSO4। याद रखिएगा, 0.7H2O हो जाएगा। H2O हो जाएगा। अगर मान लीजिए नीलम कशिश की बात करेंगे, मतलब नीला कशिश, नीला कशिश में जो है कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 तो होंगे ही, सब में SO4 होगा क्योंकि सल्फेट है। 0.5H2O हो जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। 5H2O जैसे आएगा नीला कशिश, 7H2O हरा कशिश, याद रखिएगा। मतलब FeSO4 जरूर रहेगा। अगर मान लीजिए श्वेत कशिश की बात करेंगे, तो श्वेत कशिश में भी जिंक सल्फेट होता है। जिंक का क्या होता है? Zn। और सल्फेट का SO4 ये लगा दीजिए। अब पॉइंट भी याद रखिएगा, 7H2O लगा दीजिए। क्लियर हो गए? H2O लगा दीजिए। क्लियर हो गए। तो ये हो गए। अगर मान लीजिए पूछ दे कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, तो हम बताएंगे पिटवा लोहा है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। आगे चलेंगे और समझते हुए चलेंगे और समाप्त ही करेंगे और अवश्य करेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आयरन पायराइड्स, आयरन पायराइड्स जिसे हम FeS2 बोलते हैं शॉर्ट में, को झूठा सोना या मूर्ख का सोना भी कहा जाता है। तो आयरन पायराइड्स को हम झूठ का सोना और मूर्ख का सोना भी कहते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। समझ गए? अगर मान लीजिए 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात कितना होता है? 75%। 75% होगा, 18 है तो 75, क्योंकि 24 कैरेट का होता ही है। अगर मान लीजिए पर पर्ल पर्ल एश पर्ल एश एक है, किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है पर्स एस। तो पोटेशियम मतलब K2CO3 को कहा जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट का K से पोटेशियम और कार्बोनेट का CO, ऐसे याद रखिए। तो पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र है K2CO3 पर्ल एस। चलिए, अगर मान लीजिए सीरूसाइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो लेड का है। सीरूसाइट, सीरूसाइट मतलब होता है शीशा, ऐसे याद रखिए। पीबी, ठीक है, याद करवाने का ट्रिक है ये सब अपना अपना। देखिए, पेय में जो है आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? तो पेयजल में मतलब पीने वाले में आर्सेनिक की मात्रा अगर पूछे तो हम बताएंगे 10%। विलियन होता है 10%, मतलब 10% बोल रहा हूँ, सॉरी, ये गलत हो गया। पेयजल में आर्सेनिक की अगर मात्रा पूछे सुरक्षित मानी जाती है तो 10 भाग प्रति मिलियन होता है। प्रति विलियन होता है, बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन। चलिए, अगर भारत में जो है आधिकारिक तौर पर आर्सेनिक प्रदूषण की जो है प्रथम पुष्टि पश्चिम बंगाल में की गई थी। कब की गई थी? 1983 में बताई गई थी। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना नदी वेशिंग मानव जनित भूगर्भी घटना से अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है, तो मेघना गंगा ब्रह्मपुत्रा को ही कहा जाता है, मतलब बाँटा गया है। जैसे दूसरे क्षेत्र में चल गया तो मेघना बन जाता है, बांग्लादेश तरफ चलेगा। तो ये कहने का मतलब गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी वेश्विका जो है जनित, या ये कह सकते हैं उसकी जो भूमि का जो गर्भिक घटना है वो अधिक प्रभावित होता है।
इससे गंगा ब्रह्मपुत्र हानि में जाता है और घटना हो सकता है इसके कारण। चलिए आगे चलेंगे। अगर मैं बात करें कठोर अस्थायी चुंबक बनने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो हम बताएंगे क्या करेंगे, एलिनको। एलिनको एलिनको का मिश्र धातु होता है, समझ गए। कठोर अस्थायी चुंबक बनाने में किस मिश्र धातु का, तो एलिनको बोल दीजिएगा। चलिए आगे चलें। अब देखिए इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सब तो आपको देखना पड़ेगा अपने मन से, क्योंकि सोडियम है, सोडियम में क्या-क्या मिलाया जाता है, एल्युमिनियम में क्या-क्या मिलाया जाता है, पोटेशियम क्या-क्या मिलाया जाता है और इसका अयस्क है, इसमें मैग्नीशियम का अयस्क है, जिंक का अयस्क है, लेड का अयस्क है, तो ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बता देता हूँ, वो तो छोटा है, उसका पीडीएफ मैं भेज दूँगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसका जो है कांसा, कांसा में जो मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु है ये, मानव द्वारा निर्मित किया गया है ये कांसा, याद रखिएगा। और कांसा में कौन-कौन है, तांबा और टीन, ठीक है। तांबा और टीन का मिश्रण होता है, तांबा तांबा जो है सबसे ज़्यादा होता है। पित्तल में क्या-क्या मिलाया रहता है, तो तांबा और जिंक का मात्रा होता है, तो तांबा इसमें भी सबसे ज्यादा है। गन मेटल मतलब गन पाउडर में तांबा, टीन और जिंक ये सब मिले रहते हैं, समझ गए। इसमें भी तांबा सबसे ज्यादा होता है। टंका टंका जो होते हैं इसमें टीन और लेड का मिश्रण होता है, टीन और लेड मिलकर बनता है टंका, याद रखिएगा। चलिए अगर मान लीजिए बेल मेटल देखा जाए, बेल मेटल पूछे तो तांबा और टीन मिला दीजिएगा तो सही हो जाएगा, तांबा और टीन। तांबा इसमें भी ज्यादा है, टीन 20% है। अगर मान लीजिए रोल्ड गोल्ड जो होते हैं इसमें तांबा 90% होते हैं, एल्युमिनियम 10% होते हैं, तो तांबा एल्युमिनियम मिलकर रोल्ड गोल्ड बनते हैं। डच मेटल की बात करें तो तांबा और जस्ता की बात करेंगे। अगर मान लीजिए धब्बा रहित इस्पात, अगर धब्बा एकदम धब्बा नहीं होना चाहिए उस पे, तो क्रोमियम, निकेल और साधारण इस्पात की बात करते हैं। क्रोम स्टील की बात करें, क्रोम स्टील क्या है, क्रोमियम, आयरन और कार्बन मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेलियम में देखिए एल्युमिनियम और मैग्नीशियम और आयरन ये तीनों मिलाए रहते हैं। अगर मान लीजिए पूछते आपसे कि डेयूरालुमीन, एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर की बात करते हैं। अगर मान लीजिए जर्मन जर्मन सिल्वर की बात करें, कॉपर, जिंक और निकल की बात करते हैं। अगर मान लीजिए पूछते क्रोवेनेडियम स्टील जो होता है, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन ये सब मिलाए रहते हैं। अगर आपसे पूछे टंगस्टन स्टील, टंगस्टन आयरन और कार्बन होते हैं। एल्युमिनियम ब्राउन तो कॉपर और एल्युमिनियम होते हैं। नाइक्रोन में निकेल, क्रोमियम और आयरन होते हैं। बस इतना ही जान लीजिए। तो ये है आपका। आगे चलें और भी बातें करते हैं और देखते हैं और नेक्स्ट आते हैं अधातु। फिर और भी जितने बचे हैं टॉपिक सब खत्म करेंगे। बस वेट करें, वॉच करें, देखते रहें। चलिए बात करते हैं कार्बन और उनके विभिन्न रूप। क्यों? क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं अधातु, नॉन मेटल पढ़ेंगे। पढ़ चुके हैं धातु, उपधातु, मिश्र धातु हो चुका है, अब चलेंगे अधातु। और चलिए फास्ट चलेंगे, रैपिड फायर की तरह आज केमिस्ट्री खत्म करेंगे। ऐसे तत्व जिनमें धात्विक गुणों का अभाव होता है अधातु कहलाता है, नॉन मेटल कहलाता है। अब तक ज्ञात तत्वों में 11 अधातु तत्व हैं। कितने हैं? 11 बोल रहा हूँ, सॉरी 21 तत्व हैं। 21 एलिमेंट अधातु आपको मिला है, समझ गए। और भी बात करें फुलरिन्स, फुलरिन्स किस तत्व का एक क्रिस्टलीय अपरूप है, बताइए। तो ये कार्बन का ही है क्रिस्टलीय अपरूप। कौन? फुलरिन्स। अगर मान लीजिए देखिए अधातु में ज्यादातर कार्बन का महत्व आएगा, ठीक है। इसमें हीरा, ग्रेफाइट सबका महत्व बताएंगे, ठीक है। चलिए अगर बात करें कार्बन का शुद्धतम एवं क्रिस्टलीय रूप जो है किसे माना जाता है, तो हीरा को ही क्रिस्टलीय रूप मानते हैं, शुद्धतम मानते हैं, 24 कैरेट का होता है। पेंसिल का लेड, पेंसिल का जो लेड बनता है किस पदार्थ का बनता है, तो ग्रेफाइट का बनता है, ये भी हम जानते हैं। अगर मान लीजिए कार्बन के अपरूप की बात करेंगे तो हीरा, याद रखिएगा, हीरा जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है और ग्राफीन है, ये सब जो है कार्बन के अपरूप हैं। और भी चलते हैं, जानते हैं कार्बन के अपरूपों में सर्वाधिक अस्थाई एवं अस्थाई अपरूप क्रमशः हैं ग्रेफाइट और फुलेरीन हैं। क्या है? फुलेरीन हैं। अगर मान लीजिए एचीसन विधि से जो है किन पदार्थों को कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है, तो ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड से किया जाता है। तो ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड को किया जाता है। अगर मान लीजिए पूछे हीरा और ग्रेफाइट में अंतर की बात करेंगे, तो देखिए अंतर की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हीरा पढ़ते हैं, बाद में ग्रेफाइट पढ़ेंगे। तो हीरा को आगे जान लीजिए, हीरा कठोर होता है, हीरा बहुत विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर जिसे बोलते हैं, ठीक है। विद्युत का कुचालक होगा, ग्रेफाइट ही उल्टा सुचालक हो जाएगा।
हीरा का सापेक्षिक घनत्व पूछेगा तो 3.51 होता है। अगर पूछे कि हीरा पारदर्शी एवं रंगहीन होता है, याद रखिएगा, तो पारदर्शी और रंगहीन होता है, ये मान लीजिए। हीरा आभूषण निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, ये भी सही है। अगर मान लीजिए पूछे इसकी संरचना समचतुष्फलकीय होता है, याद रखिएगा, समचतुष्फलकीय होता है। अगर मान लीजिए पूछे ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा का जो है अधिक कठोर होने का कारण क्या है, तो हीरे की समचतुष्फलकीय संरचना होता है। हीरे के समचतुष्फलकीय संरचना होता है। अगर मान लीजिए पूछे जैविक चट्टान या जैव शैल किसे कहा जाता है, तो कोयला को कहा जाता है। किसे कहते हैं? कोयला को कहते हैं। कोयला जो है कार्बनिकरण की प्रक्रिया से निर्मित होता है। तो चलिए हम जानते हैं कोयला क्या है, कार्बनिक प्रक्रिया से होता है ना निर्मित, याद रखेंगे। अगर मान लीजिए किस प्रकार के कोयला में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो एंथ्रासाइट में सबसे ज्यादा होता है, 85 से अधिक भी हो सकता है, 85% भी होता है कोयला एंथ्रासाइट। याद रखिए कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश न्यूनतम होता है, बहुत कम होता है। ज्यादा तो हम समझ गए एंथ्रासाइट में, कम पीटा कोयला में, जिसमें 45% भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। और भी बात कर लें, कौन सा यौगिक जो है कृत्रिम हीरा मतलब सिंथेटिक डायमंड के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध है, तो सिलिकॉन कार्बाइड। ये सिलिकॉन जो कार्बाइड है, ये कृत्रिम हीरा के रूप में जानते हैं, जो कि मानव द्वारा बनाया गया है। अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे पतला पदार्थ कौन सा है, तो ये पदार्थ है ग्राफीन। ग्राफीन जो है सबसे पतला पदार्थ खोजा गया है। ग्राफीन के बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि इससे सवाल पूछ सकता है, क्योंकि सबसे पतला पदार्थ है। ठीक है, तो यह समान कार्बन की एक पतली परत है, कार्बन का ही एक पतली परत है, जिसकी मोटाई कार्बन के अणु के बराबर होता है। ठीक है, ग्राफीन अब तक जो है ज्ञात जो होता है सबसे शक्तिशाली पदार्थ है। तो अगर देखा जाए कि मोटाई जो है कार्बन के अणु के बराबर होगा, लेकिन ग्राफाइन अब तक जो ज्ञात हुआ है सबसे शक्तिशाली पदार्थ है ग्राफाइन, याद रखिए सबसे शक्तिशाली कार्बन के रूप में। अगर मान लीजिए ग्राफीन का उपयोग जो है पुनः चार्ज होने योग्य होता है। बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, बैटरी बनाने में कर सकते हैं, ऊर्जा संग्रह में कर सकते हैं, ऊर्जा को बचा सकते हैं, आदि में किया जाता है ग्राफीन। तो पावरफुल हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लीजिए ग्राफीन की खोज हेतु कब हुआ था, तो 2010 में भौतिक क्षेत्र में आंद्रजीम एवं कॉन्स्टेंटिन नोवोसेल्वो को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिनको आंद्रजिम और कॉन्स्टेंटिनोवोसेल्वो को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? भौतिक क्षेत्र में दिया गया था, 2010 में दिया गया था, ग्राफीन की खोज हेतु। अगर मान लीजिए कृत्रिम हीरा की बात करें, कृत्रिम हीरा किस प्रकार जो है बनाया जाता है, तो ग्रेफाइट को उच्चतम और उच्च दाब पर गर्म करके किया जाता है। तो हीरा जो है मतलब कृत्रिम हीरा जो है किस प्रकार बनाया जाता है, तो ग्रेफाइट को उच्च ताप और उच्च दाब पर गर्म करके। अगर और चलिए अब ग्रेफाइट के अंतर की बात करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट के अंतर की बात करते हैं, तो सुन लीजिए। अब ग्रेफाइट में देख लीजिए, हीरा और ग्रेफाइट में अब सुनिए। ग्रेफाइट जो है अपेक्षाकृत मुलायम होता है और हीरा कठोर होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है, और हीरा हमारा कुचालक होता है, ये हम जानते हैं, बैड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट का अपेक्षा घनत्व अगर देखा जाए, तो अपेक्षिक घनत्व जो है 2.2 होता है, किसका? ग्रेफाइट का। और हीरा का 3.51 होता है। चलिए ये भी समझ गए। अगर मान लीजिए अपारदर्शी की बात करें, तो हमारा ग्रेफाइट जो है अपारदर्शी है। ठीक है, और हीरा क्या है? पारदर्शी है, पार कर सकता है। ग्रेफाइट का और बात करते हैं, तो ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। ठीक है, और हमारा हीरा आभूषण बनाने में किया जाता है, और भी कई तरीके से किया जाता है। इसकी संरचना जो है षटकोणीय होता है, षटकोण होता है, 6 रूप से होता है। और हीरा हमारा समचतुष्फलकीय होता है, सम रूप से होता है। चलिए ये भी समझ गए। और सुनिए, कौन सी अधातु समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्रोमीन पाई जाती है। अगर आपसे पूछे मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन O2 है। क्या है? ऑक्सीजन O2 है। हाइड्रोजन और उसके यौगिक की बात करें, तो हाइड्रोजन और उसके यौगिक की बात करें, तो सुनिए, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में तत्व
पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है, H2 पाया जाता है। अगर मान लीजिए पूछते कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन को दी गई है, A2 को, H2 को दी गई है। अगर मान लीजिए पूछते कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो हम बताएंगे ट्राइटियम है, याद रखेंगे। 1s3 है, याद रखिएगा, ट्राइटियम है। अगर मान लीजिए पूछते कि वनस्पति तेल से संतृप्त त्वचाओं को बनाने में जो प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम है, क्या है? तो हाइड्रोजन गैस है, H2 है। क्या है? हाइड्रोजन गैस है, H2 है। हाइड्रोजन का उपयोग की बात करते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग बताइए, तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण में बात करेंगे। हाइड्रोजन का उपयोग हम करते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं। जल गैस के उत्पादन में हम लोग हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। हैवर विधि से अमोनिया उत्पादन में भी उपयोग करते हैं। धातु को काटने तथा जोड़ने में करते हैं, याद रखिएगा। द्रवीकृत हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर बात कर लीजिए भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेरोल्ड यूरे ने की थी, ठीक है। अगर मान लीजिए भारी जल की बात करें, D2O का उपयोग जो है परमाणु भट्टियों में मंदक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में करते हैं, D2O। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो ड्यूटीरियम होता है, याद रखिएगा। 1s2 होता है। अगर मान लीजिए पूछते भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होते हैं? तो 11.11% होते हैं। आगे चलेंगे। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11.11% तथा ऑक्सीजन 80.9%, जबकि परमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन मतलब 67%, ऑक्सीजन 33% होता है। ठीक है, क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए पूछ दे सीसा पेंसिलों में सीसा की जो है प्रतिशत मात्रा होती है, तो 0% होती है। क्या होती है? 0% होती है। अब सुनिए, सीसा पेंसिलों में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ये भी जान लीजिए। अगर मान लीजिए पुराना तैल चित्रों की बात करें में रंग को चमकदार बनाने में किसका उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, H2O2 का इस्तेमाल करते हैं। और बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे हम H2O2 बोलते हैं को ऑक्सीजन युक्त जल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन युक्त जल कहते हैं। यह हाइड्रोजन बंधन की उपस्थिति के कारण जल में सदृश एक शगुंतिक द्रव है। क्या है? शगुंतिक द्रव है जो नीला, गंधहीन और गाढ़ा होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको नीला, गंधहीन, गाढ़ा टाइप का आपको दिखेगा। अगर पूछे सल्फर की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, ये सब जो पढ़ रहे हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब जो है हमारा अधातु में आता है, नॉन मेटल है। देखिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड जिसे हम AF6 बोलते हैं कि अणु का आकार कैसा होता है? तो अष्टफलकीय होता है। क्या होता है? अष्टफलकीय होता है। अगर आपसे पूछे प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण किस तत्व को मिलाकर किया जाता है जिससे कि रबड़ को अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? तो वो है सल्फर, एस है सल्फर। ठीक है, आगे चलेंगे। प्याज की कड़वाहट का कारण किसकी उपस्थिति है? तो सल्फर की यौगिक की उपस्थिति है। तो प्याज में जो कड़वाहट होता है किस कारण होता है? सल्फर की यौगिक के कारण होता है, कंपाउंड के कारण होता है। सल्फर के किस अपरूप को प्लास्टिक सल्फर जो है कहते हैं? तो गामा सल्फर कहते हैं, गामा सल्फर कहा जाता है। सल्फर का सबसे स्थिर अपरूप कौन सा है? तो अल्फा सल्फर है, अल्फा सल्फर है। ब्यूटी पार्लरों में पराया किसका प्रयोग हेयर सेट जो है सेटिंग में किया जाता है? तो सल्फर का करते हैं। ठीक है, किया ही जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत होते हैं? तो 78%, मतलब 78% होते हैं। आपसे पूछेगा वायु की मुख्य संघटक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए चिकित्सक द्वारा निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, N2O है, ये जान लीजिएगा। अगर मान लीजिए पूछते कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन अथवा हीलियम होता है,
चाहे He होता है। वायुमंडल, वायुमंडल का कितना भाग उत्कृष्ट गैसों से निर्मित है होता है? तो लगभग 1% होता है। आगे चलेंगे। उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैसों के परमाणु के महत्तम कोश की प्राकृतिक होती है, पूर्ण होती है। मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, भरी होती है? तो हीलियम भरी होती है। अगर आपसे पूछे गर्म गैसों के गुब्बारों में हीलियम हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों देती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। हाइड्रोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, जो कि इसे अभी जो है विवादित रखा गया है। ठीक है, एस्टेटीन को तो याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं हाइड्रोजन तत्वों का विक्रियाशील है और एस्टेटीन भी हो रहा है इस्तेमाल, लेकिन अभी विवादित चल रहा है कि नहीं, धातु है कि नहीं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन है, एकदम है। हाइड्रोजन तत्व की बात करेंगे। हाइड्रोजन तत्व में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, तब आयोडीन है, तब एस्टेटीन है। याद रखिएगा, ऐसे आप ऊपर पढ़ चुके हैं। समान ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये हम जानते हैं। अगर मान लीजिए हीलियम, ऑर्गन, नियॉन के उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है, यौगिक का निर्माण नहीं करेगी। अगर मान लीजिए पूछे हाइड्रोजन समूह का सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? आयोडीन होती है। क्या होती है? आयोडीन होती है। सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन है, सबसे हल्का। क्या है? सबसे हल्का फ्लोरीन है। क्लियर हो गए। और भी बात करें, हाइड्रोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड है, मतलब H1 है। अगर मान लीजिए जल के विष्क्रमण में जो है किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, ये हम जानते हैं। अगर आपसे पूछे किस गैस को स्ट्रेंज गैस भी कहा जाता है? जिनॉन को कहा जाता है। किसे कहते हैं? जिनॉन को। अगर आपसे पूछे कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन नहीं पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि व्यंजन अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, ये हम जानते हैं। व्यंजक अभिकर्म के ब्लीचिंग, मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर होते हैं उसके लिए हम अभिक्रिया अगर करना है तो क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपसे पूछे कि शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन्स के स्राव में कमी आती है, तो हम बताएंगे थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी आती है अगर आयोडीन खाते हैं, तो अच्छी बात है। विद्युत बल में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन भरी होती है, ये हम जानते हैं। अब चलिए हाइड्रोजन तत्वों से संबंधित कुछ विशेष जो विशेष तथ्य हैं हम वो जानते हैं और समझते हैं। तो देखिए, कमरे के ताप पर हाइड्रोजन तत्वों में मुख्यतः फ्लोरीन गैसीय अवस्था में एवं ब्रोमीन व आयोडीन क्रमशः द्रव व ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन और आयोडीन जो है द्रव अवस्था और ठोस अवस्था में पाई जाएगी और फ्लोरीन गैस की अवस्था में पाई जाएगी कमरे की ताप में, हाइड्रोजन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो। अगर मान लीजिए क्लोरीन जो होता है संयुक्त अवस्था में खनिज लवणों, समुद्री लवणों तथा साधारण लवणों के रूप में पाई जाती है। क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए पूछे वैज्ञानिक डेवी के अनुसार क्लोरीन कोई यौगिक नहीं है बल्कि एक तत्व है। क्या है? एक तत्व है। अगर मान लीजिए पूछते ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। अगर मान लीजिए पूछे हाइड्रोजन तत्व में आयोडीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, ठीक है, लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्लियर हो गए। एस्टेटिन एक रेडियोधर्मी तत्व है जो भूपर पट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। चलिए, पटाखों के निर्माण में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? तो श्वेत या पीला फास्फोरस का किया जाता है। अगर मान लीजिए किस फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है, तो हम बताएंगे सफेद और पीला फास्फोरस को रखा जाता है। अगर आपसे पूछे किस फास्फोरस को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर फॉस्फीन बनाता है, तो सफेद या पीला फास्फोरस बनाता है। मानचित्र में जो है किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। किसका? लाल फास्फोरस का। अगर माचिस की तिल्ली पर लाल शीशा, पोटासियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड गोंद का मिश्रण लगाया जाता है माचिस पर,
याद रखिएगा। पोटास क्लोरेट करते हैं, एंटीमनी सल्फाइड का गोंद लगा, फिर सल्फाइड होता है, गोंद लगा के मिलाते हैं तो लाल हो जाता है। माचिस देखते होंगे, लाल काला जो भी बनाया जाता है वो माचिस। अगर मान लीजिए फिटकरी, गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो स्कंदन विधि द्वारा। ठीक है, अब सही बात है, फिटकरी को हम डालते हैं तो गंदे पानी को शुद्ध किया जाता है। चलिए, उसे हम स्कंदन विधि भी कहते हैं। अगर बात करें जल आयनिक लवणों का शुभ विलायक क्यों है? बता दीजिए, क्योंकि जल का द्विध्रुव अघूर्णन अधिक होता है। द्विध्रुव अघूर्णन होता है, डिप्लो मोमेंट कहते हैं। डिप्लो याद करने के लिए, अगर मान लीजिए अगर जल की बात करें, जल की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट, नाइट्रेट आदि लवण उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, लवण जो है उत्तरदायी होंगे। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवणों की उपस्थिति के कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण की उपस्थिति के कारण होता है। अश्रु गैस की बात करें, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसीटोफिनोन नाम है। एसीटोफिनोन नाम है गैस, याद रखिएगा। ओजोन की बात करें, ओजोन की बात करें तो ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टेल एवं कार्ल विल्हेज सिले ने की थी। अगर और चलिए, वह कौन सा गैस है जो वायु से भारी होती है, जिसे साड़ी मतलब सॉरी साड़ी बोल रहा हूं, सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गंध देती है? तो वो ओजोन देता है, O3 ओजोन देता है। ओजोन के अपघटन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ऑक्सीजन होती है, O2 प्राप्त होती है। और भी सुनिए, ओजोन के उपयोग की अगर हम बात करें, यूज ऑफ ओजोन, तो व्यंजक के रूप में हम करते हैं, व्यंजक के रूप में करेंगे, जल एवं वायु के शुद्धिकरण में करेंगे ओजोन का इस्तेमाल, कीटाणुनाशक के रूप में हम करेंगे ओजोन का उपयोग, पोटाशियम पर मैग्नेट के एवं कृत्रिम कपूर बनाने में हम करेंगे, निर्माण में करेंगे इसको ओजोन का उपयोग, खाद्य पदार्थों के परीक्षण में करेंगे ओजोन का उपयोग। ये सब याद करते चलेंगे। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन हार्शक किसे कहते हैं? बता दीजिए। तो हम बताएंगे उन प्रदूषकों को जो वायु में घुलकर ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अगर आपसे पूछे पराध्वनि जेट किस गैस की परत की संघनता को कम करता है या कम करके प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ओजोन परत को। ये भी समझ गए। ओजोन परत की खोज किसने की? तो फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुशान ने की थी, 1913 में की थी। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। और पूछा है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या कहलाता है? डॉप्शन कहलाता है। अगर ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हम बताएंगे 3 होती है। कितना? तो 8 0 16, ये बताइएगा। इसका दुगना कर देते हैं, फिर देखिए ऊपर वाला अलग होगा, नीचे कितना होगा? 8 8 8 8 8, और ऊपर समस्थानिक आइसोटॉप है ना, तो नीचे वाला बराबर होगा, ऊपर वाला अलग होगा 16, फिर 8 0 17 और 8 0 18, मतलब नीचे का जो है बराबर चलेंगे, ऊपर भिन्न भिन्न होंगे। क्लियर हो गया? उसी को हम समस्थानिक संख्या कहते हैं। यह अपनी भाषा में मैंने बता दिया। आइसोटोप और आइसोबार तो हम पढ़ाए थे, अगर मेरा वीडियो पहला देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया धातु अधातु खत्म। चलिए नेक्स्ट अब चल रहे हैं कार्बनिक, रेडियो सक्रियता, कार्बनिक ईंधन और यहाँ तक कि आवृत्त वर्गीकरण। इसके बाद इसे समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी का टॉपिक आएगा, 2 दिन में खत्म करना है क्योंकि 6 तक आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए अब रेडियो सक्रियता पढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता जो है, जिसे रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे अब समाप्त करते हैं रैपिड फायर की तरह। पहला प्रश्न, रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किए थे। किसने? मैडम क्यूरी ने। अगर मान लीजिए कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? कृत्रिम रूप से, मानव रूप से, तो आयरीन क्यूरी और फ्रेडरिक जूलियट ने किए थे। क्यूरी और जूलियट ने मिलकर किए थे कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज। और ये सुनिए, पोलोनियम तथा रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी वेकलर और रॉबर्ट पियर क्यूरी एवं मैडम क्यूरी ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट पियर क्यूरी और मैडम क्यूरी ने किया था। अगर मान लीजिए सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? तो रेडियम है। क्या है? रेडियम है।
अगर मान लीजिए किसी तत्व में कृत्रिम रेडियो सक्रियता उत्पन्न करने के लिए उसके नाभिक पर किन कणों को या किन कणों की बौछार की जाती है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कणों की जाती है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कणों की करते हैं। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता क्या है, चलिए जानते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों के अस्थायी नाभिक स्वतः क्षति होकर अपेक्षाकृत अस्थायी नाभिक वाले तत्वों में परिवर्तित होते हैं। मतलब अगर अस्थायी नाभिक है वो हट जाएगा स्वयं और फिर अस्थायी वाले नाभिक में परिवर्तित हो जाएगा। यह गुण प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहलाता है। ये नेचुरल रूप से हो रहा है, प्राकृतिक रूप से। अब कृत्रिम रूप से कैसे होगा, मानव द्वारा बनाया गया है, आर्टिफिशियल है, तो कैसे? तो जब किसी अस्थायी नाभिक वाले तत्व पर कुछ विशिष्ट कणों जैसे अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ड्यूटेरॉन की बमबारी की जाती है। क्या कहते हैं? बमबारी करके उसमें कृत्रिम रूप से रेडियो सक्रियता का गुण उत्पन्न किया जाता है और इसी को हम कृत्रिम रेडियो सक्रियता कहते हैं। उस पे कुछ अब ऐसा गिराइए जिससे टूट कर अलग होकर वो परिवर्तित हो, अस्थायी रूप से जुड़े और एक रेडियो सक्रियता बन जाए। ये हुआ कृत्रिम रूप से। और सुनिए, कौन सा कण जो है हीलियम के नाभिक के समान परमाणविक संरचना रखता है, तो अल्फा कण रखता है। क्या रखता है? अल्फा कण रखता है। अगर मान लीजिए रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज की थी, तो नाभिक की खोज की थी। किसकी खोज? नाभिक की। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, तो ट्राइटियम है। क्या है? ट्राइटियम है। अगर मान लीजिए पूछे कोबाल्ट 60 का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में करते हैं कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 समानता चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि गामा किरणें उत्सर्जित करता है। क्या करता है? गामा किरणें उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रियता का गुण मुख्यतः किन तत्वों में पाया जाता है, तो भारी एवं अस्थायी नाभिक वाले तत्वों में किया जाता है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा है। अप्सरा है, याद रखिएगा। अप्सरा परमाणु रिएक्टर की स्थापना ट्रम्बे मतलब मुंबई में हुआ था, वर्ष 1965 में हुआ था, 1956 में। अगर मान लीजिए पूछ ले रेडियो सक्रिय तत्व द्वारा कौन से कण उत्सर्जित किए जाते हैं, तो अल्फा बीटा गामा कण किए जाते हैं। तो रेडियो सक्रिय से अल्फा बीटा गामा ये कण उत्सर्जित होते हैं। मतलब अंश कहिए, कण कहिए, मौलिक कहिए, याद रखिएगा। किन किरणों की वेधन क्षमता, किन किरणों की वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, तो गामा का वेधन क्षमता अधिक होगा, पावर उसका। अगर मान लीजिए किसी रेडियो सक्रिय तत्व में या सक्रिय तत्व से बीटा कण के उत्सर्जन से उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, मास अपरिवर्तन रहेगा। गामा किरणें किस प्रकार की विकिरण है, तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। रेडियो सक्रियता के मात्रक क्या है, तो वे वेकेरल एवं क्यूरी हैं। क्या है? वेकेरल एवं क्यूरी हैं। अगर पूछे अल्फा गामा बीटा सॉरी अल्फा बीटा गामा किरणों की वेधन क्षमता आरोही क्रम में समझाना है, तो सबसे ज्यादा हमारा गामा का होता है वेधन क्षमता, उसके बाद हमारा बीटा का होता है, फिर हमारा अल्फा का होता है। याद रखिएगा, सबसे कम अल्फा का होगा, है ना? चलिए आगे बात करते हैं किसी तत्व के नाभिक में गामा कण। ठीक है, गामा कण के उत्सर्जन से, इसे गामा बोलते हैं, तत्व के द्रव्यमान के परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। अगर गामा कण है तो अपरिवर्तित रहेंगे, परिवर्तित नहीं होगा। किसके उत्सर्जन से जो है समभारिक उत्पन्न होता है, तो हम बताएंगे बीटा किरण से होगा। बीटा से समभारिक उत्पन्न हो सकता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान जो है किसमें स्थित है, तो नाभिक में है, न्यूक्लियर में है, ये हम जानते हैं। रेडियो सक्रियता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, तो गीगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है। गीगर मूलर काउंटर द्वारा मापते हैं। अगर मान लीजिए पूछते किस कण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो अल्फा कण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगर मान लीजिए किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक क्षय के परिणाम स्वरूप निर्मित नए तत्व का नाभिक मूल तत्व के नाभिक से अधिक अस्थायी होता है। ये भी क्लियर है। अगर मान लीजिए पूछते नाभिकीय भौतिक का जनक किसे कहते हैं, रदरफोर्ड को कहते हैं। याद रखिएगा, किसे कहेंगे, रदरफोर्ड को। अगर मान लीजिए सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टर किसने तैयार किया, तो एनरिको फर्मी ने किया था। वो भी कब किया था, 1942 में किया था, शिकागो पाइल 1 में किया था। अगर मान लीजिए भारत में नाभिकीय अनुसंधान को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को दिया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर के प्रयोग किए जाने वाला मंदक ग्रेफाइट एवं भारी जल होते हैं। ग्रेफाइट एवं भारी जल होते हैं, समझ गए? चलिए, नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल D2O
का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में करते हैं, मॉडरेट के रूप में करते हैं। अगर मान लीजिए पूछ दे कि परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। किस पे होता है? नाभिकीय विखंडन पर। अगर मान लीजिए पूछ ले यूरेनियम के आइसोटोप आइसोटोप का उपयोग किस रूप में करते हैं? मतलब समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में हम लोग करते हैं। अगर मान लीजिए पूछ दे कि शरीर में जो रक्त के थक्के होते हैं, ब्लड क्लॉट बनते हैं, का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक आइसोटोप का उपयोग करते हैं? तो सोडियम 24 का करते हैं। सोडियम मतलब Na24 का इस्तेमाल करते हैं पता करने के लिए। अब चलिए इसमें थोड़ा-सा जान लेते हैं कि और क्या है। तो देख लीजिए कि सर्वप्रथम 1919 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन के नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार करके ऑक्सीजन के समस्थानिक मतलब समस्थानिक का मतलब है कि निचला भाग, एकदम ठेठ भाषा में समझा रहा हूँ, निचला भाग बराबर होगा, ऊपर का भाग अलग-अलग हो सकते हैं। मतलब 80 17 है तो 17 के बाद 18 होगा, नीचे वाला लेकिन 8 ही रहेगा, याद रखिएगा। तो ऑक्सीजन का समस्थानिक है 8017 8017 तथा प्रोटॉन प्रोटॉन का कैसा होगा 1H1 का निर्माण किया जाता है, समस्थानिक है। देखिएगा 2 हो सकता है, नीचे वाला एक ही रहेगा। नाइट्रोजन का देख लीजिए, अल्फा कण का देख लीजिए, ऑक्सीजन। अब देखिए नाइट्रोजन और अल्फा कण के बीच में जब होगा तो ऑक्सीजन और प्रोटीन में ऐसे जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, निकलेगी। चलिए ये है। अब इतना देखिए, इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, वन लाइनर पढ़ा रहा हूं तो वन लाइनर की तरह जाएंगे। अब इसका डिटेल जाने में लंबा समय चला जाएगा। 1932 में जेम्स चैडविक ने जो है वेरिलियम के नाभिक पर अल्फा कणों की जो है बौछार करके न्यूट्रॉन तथा कार्बन का निर्माण जो है नाभिक का निर्माण किया जाता है। तो नाइट्रोजन और तथा कार्बन नाभिक का निर्माण होता है। अब देखिए ब्रोमीन की बात करें, अल्फा कण की बात करें, तो ब्रोमीन और अल्फा कण, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कार्बन और न्यूट्रॉन की प्रक्रिया में हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अल्फा कणों के बौछार के तहत हो रहा है। तो अल्फा कण तो हर चीज में है, तो अल्फा के बिना तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि पढ़ क्या रहा है, रेडियो सक्रियता। तो बीटा, अल्फा, बीटा, गामा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा कण तो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलेंगे और भी बातें बाद में करेंगे। अभी हमको सिर्फ बहुत सारे जो है सेट है वो करवाना, जो आने वाला संभावित सवाल है वही करवा रहा हूँ। रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु के अनुमान लगाने में किया जाता है? तो जीवाश्म का, ये हम जानते हैं अनुमान लगाने में। चर्म रोग के उपचार में जो है किस तत्व के रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया करते हैं? तो फास्फोरस का करते हैं, एकदम फास्फोरस का करेंगे। तत्वों के रेडियो सक्रिय विखंडन से उत्पन्न तत्व क्या कहलाते हैं? तो संतृप्त तत्व कहलाएंगे। अगर मान लीजिए रेडियो सक्रिय श्रेणी कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। अगर मान लीजिए रेडियो सक्रिय श्रेणी के प्रकार अगर बात करें तो थोरियम श्रेणी, नेप्च्यूनियम श्रेणी, ठीक है। अगर मान लीजिए यूरेनियम श्रेणी, यूरेनियम एक्टोनियम श्रेणी, ये सब में बांटे गए हैं, रेडियो सक्रिय का श्रेणी बताया गया है। अगर आपसे और पूछे कि हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय प्रक्रिया पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर होता है। न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम तो हम जानते हैं, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, ये भी हम पढ़े हैं। भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई? तो 3 अगस्त 1954 में की गई थी, 1954 में की गई थी। अल्फा किरणों की बात करें, रे की बात करें तो सुनिए, तो ये धन आवेशित अल्फा कणों का समूह है जो वस्तुतः हीलियम नाभिक मतलब 2s4 होते हैं, और प्रत्येक अल्फा कण में जो है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये हो गए। और भी बात करें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होने पर अल्फा किरणें ऋणात्मक ध्रुव की ओर मुड़ जाती है, ये भी सही है। अगर मान लीजिए पूछे अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का लगभग 1/10वां भाग है, ये भी हम जानते हैं। अगर मान लीजिए अल्फा किरणों का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए इनकी गति ऊर्जा अधिक होती है, परंतु वेधन क्षमता जो है अल्फा कण का थोड़ा कम होता है, ये हम जानते हैं, मतलब कम होता है। सबसे ज्यादा गामा का होता है। अब देखिए यद्यपि ये किरणें त्वचा को वेधन में अक्षम वेधन में अक्षम होती है, परंतु उच्च आयनीकरण क्षमता के कारण सजीव कोशिकाओं को नष्ट करने में जो है अथवा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करने में सक्षम होती है। कौन? अल्फा कण, याद रखिएगा। अब चलते हैं बीटा कण की बात करते हैं। बीटा कण की कुछ खासियत की बात करते हैं। तो बीटा किरणें उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के समूह हैं। ये ऋणात्मक होते हैं, याद रखिएगा, बीटा किरण ऋणात्मक होते हैं, परंतु इनका द्रव्यमान जो है नग्न होते हैं। आप विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से प्रभावित प्रवाहित होते हैं, सॉरी। तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र से प्रवाहित होने पर ये किरणें धनात्मक ध्रुव होते हैं। देखिए अल्फा कण ऋणात्मक, बीटा कण धनात्मक, याद रखिएगा, धनात्मक की ओर मुड़ जाते हैं। बीटा किरणें जो होती है उसका वेग जो है प्रकाश के वेग का लगभग 9/10 भाग है, और अल्फा का 1/10 भाग था, ये हम पढ़े थे। बीटा किरण की और बात करते हैं। बीटा किरणों का द्रव्यमान कम होता है, ये हम जानते हैं, मास कम होता है। हाइड्रोजन का जो है कितना होता है, 1 18 40, ऐसे याद रखिएगा, 1840 होता है एग्जाम्पल के रूप में। इसलिए
इनकी जो गति ऊर्जा है कम होती है, किसका? बीटा किरण का। परंतु अल्फा किरणों की तुलना में इसकी वेधन क्षमता जो है 100 गुना अधिक होता है। लेकिन वेधन क्षमता 100 गुना होता है किसका? बीटा का। अल्फा का कम होता है। अगर मान लीजिए बीटा किरणें त्वचा को भेदन मतलब भेदने में सक्षम होती है। बीटा किरण अगर मान लीजिए बीटा किरणें त्वचा को भेदने में सक्षम होगी अल्फा कण से, तो बीटा किरणें बहुत डेंजर है। परंतु इनकी आयनीकरण क्षमता कम होती है, आयनीकरण क्षमता कम होती है। फिर भी ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम होता है, सजीव को नष्ट कर सकता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए गामा किरण की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जला ही देगा। गामा किरणें जो है उच्च आवृत्ति युक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिनका द्रव्यमान शून्य होता है। अब गामा की बात कर रहे हैं तो सुनिए, ये किरणें विद्युत उदासीन होते हैं। कौन? हमारा गामा। इसलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित होने पर इनके मार्ग में विचलन नहीं होता है। ये विचलन नहीं होते, ये जैसे चल रहे हैं वो चल रहे हैं, इसलिए भेद देता है एकदम नजदीक से। गामा किरणें प्रकाश के वेग से गति करती है, प्रकाश के जितना प्रकाश करेगा उतना गति करेगा, तो समझिए वेधन तो क्षमता इसमें अधिक होगा ना। ये किरणें अत्यधिक ऊर्जा से युक्त होती है, ऊर्जा होती है। इसके वेधन क्षमता अगर देखा जाए तो अल्फा बीटा किरणों की तुलना में बहुत अधिक होती है, इन दोनों की तुलना में। अगर और बात करें, इनमें गैसों को आयनित करने की क्षमता कम होती है, गैस को आयनित नहीं कर सकते। परंतु ये सजीव कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम तो होते ही हैं। जब बीटा ही होता है तो गामा क्यों नहीं होगा, ये हम जानते हैं। अब चलिए कुछ और भी प्रक्रिया चलते हैं, जैसे कि किस रेडियो सक्रिय श्रेणी का निर्माण जो है कृत्रिम समस्थानिक द्वारा हुआ है, तो नेपच्यूनी श्रेणी का जो है कृत्रिम रूप से हुआ है, याद रखना है। अगर मान लीजिए रेडियो सक्रिय श्रेणी और उनके प्रथम तत्व की बात करें तो सुनिए, रेडियो सक्रिय श्रेणी में प्रथम तत्व कौन सा है, अब फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है। जैसे में थोरियम रेडियो सक्रिय श्रेणी में थोरियम 232 जो है, याद रखिएगा 9th 232 ऐसे बता दीजिएगा। अगर मान लीजिए एक्टिनियम रेडियो सक्रिय श्रेणी में यूरेनियम 235, याद रखिएगा 92 आएगा, यू 235 बोला जाता है यूरेनियम को, हम यू से इंडिकेट करते हैं, याद रखना है। तो 90 आ गया थोरियम आएगा तो 90, यूरेनियम आएगा 92, और इसी तरह यूरेनियम रेडियो सक्रिय श्रेणी पूछते तो यूरेनियम 238 92 यू 238 होगा। देखिए जो आपका ये है ऊपर की ओर चला जाएगा, तो 90 92 92, तो थोरियम यूरेनियम 238। अब देखिए नेपच्यूनियम जो कि कृत्रिम रूप से खोजा गया है, बनाया गया है, तो नेपच्यूनियम 237 जो कि 93 एनपी 237 होगा, याद रखिएगा। तो ये नेपच्यूनियम रेडियो सक्रिय श्रेणी में आएगा। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलेंगे और थोड़ा सा और जानते हैं और समझते हैं और खत्म करेंगे। अब देखिए संवर्धित यूरेनियम, जब प्राकृतिक यूरेनियम मतलब नेचुरल रूप से जो यूरेनियम है यू 235 के समस्थानिक के अंश कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, समझ गए, बढ़ाया जाता है। अगर आपसे पूछे जिन परमाणु रिएक्टरों का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के स्थान पर केवल अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो जीरो पावर रिएक्टर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला अंतिम तत्व कौन सा है, तो सीसा है, पीबी है। समृद्ध यूरेनियम होता है तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें यूरेनियम 235 समस्थानिक घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन पाया जाता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन पाया जाता है। अगर आपसे पूछे किस यौगिक को सभी एलिफैटिक यौगिकों का आधार माना जाता है, तो CH4 माना जाता है, मीथेन को माना जाता है। अगर मान लीजिए मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो जो है छपाई में की जाती है, प्रिंटिंग में की जाती है। ये कार्बनिक रासायनिक चैप्टर चल रहा है, याद रखिएगा, ये भी खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएंगे आवर्त सारणी, आगे चलेंगे और भी देख लेंगे क्या है। वाहनों के इंजनों से उत्पन्न धात्विक जो ध्वनि है क्या कहलाती है, अब स्फोटन कहते हैं, स्फोटन कहते हैं, याद रखिएगा। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में एंटी फ्रीज कहिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है। और एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र C2H6O होता है, C2H6O2 होता है सूत्र। अगर मान लीजिए पूछे कि वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन में ट्रेटा एथाइल लेड तथा बेंजीन टॉयलून और जैलीन का मिश्रण मिलाया जाता है, याद रखिएगा। वाहनों में अपस्फोटन को कम करना अगर है तो ट्रेटा एथाइल लेड मिलाइएगा, बेंजीन मिलाइएगा, टोलुइन मिलाइएगा, टोलुइन और जैलीन मिश्रण मिलाइएगा, ठीक है। देखिए भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है बताइए, तो उच्च क्षमता और आर्थिक
बचत के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि किस अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है, तो हम बताएँगे मिथाइल अल्कोहल को जाना जाता है। और भी सवाल, मार्स गैस किसे कहते हैं? तो हम मीथेन को कहते हैं, CH4 को कहते हैं। रसोई गैस मुख्यतः जो है किन मिश्रणों का मतलब किन गैसों का मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का है। रसोई गैस जो इस्तेमाल करते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन डाला रहता है। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। क्या होते हैं? दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करता है। किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे LPG सिलेंडर लीक होने का जो है पता चलता है। तो कैसे चलता है? तो हम बताएँगे मिथाइल मरकैम्प्ट के कारण दिखाई देता है। मिथाइल मरकैम्प्ट के कारण दिखाई देता है। भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है? त्रासदी। सुनिए, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था, किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था, जिसे हम शॉर्ट में AMIC बोलते हैं। अगर मान लीजिए जो धान की खेत है, धन नहीं धान, धन से धान ही होता है। धान के खेतों से जो है किस ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया जाता है? तो मीथेन गैस का उत्सर्जन किया जाता है। अगर पूछे किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है? तो मंगल ग्रह में पाई जाती है। हम जानते हैं जिसे मीथेन गैस को ही मार्स गैस कहते हैं। किस यौगिक को सभी एलिफैटिक यौगिक का आधार माना जाता है? तो मीथेन CH4 को माना जाता है। अगर मान लीजिए पूछे खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण क्या है? तो वायु के साथ मीथेन का मिश्रण होता है, इसलिए विस्फोट होने का कारण हो जाता है। अगर मान लीजिए पूछते IUPAC का पूरा नाम क्या है? तो IUPAC का फुल फॉर्म पूछे तो I से इंटरनेशनल, U से यूनियन और ऑफ P से पैरो, याद रखिएगा, एस एंड याद रखिएगा, ए से हो जाएगा अप्लाइड और सी से हो जाएगा केमिस्ट्री, याद रखिएगा। ठीक है, अगर और बात करें तो किस यौगिक को, ठीक है, बताइए, तो किस यौगिक को सभी एरोमेटिक यौगिक का आधार माना जाता है? तो हम बताएंगे बेंजीन को, C6H6 को माना जाता है। ठीक है, आगे चलिए। चाय या कॉफी से कैफीन को हटाने के लिए किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो डाइक्लोरोमीथेन, जिसे CH2Cl2, याद रखिएगा, बेंजीन। क्लोरोफॉर्म तथा ट्राइक्लोरीइथीन, जिसे TCE बोलते हैं शॉर्ट में, इससे हटाया जाता है। इस रूप से यौगिक का प्रयोग हम लोग करते हैं चाय और कॉफी में कैफीन को हटाने के लिए। अगर मान लीजिए कुनैन की बात करते हैं, कुनैन की गोलियां जो है बनाने में सामान्यतः किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो नेफ्थलीन का प्रयोग करते हैं, C10H8 का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलेंगे, जल में क्या करते हैं? जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निर्मित सोडा वाटर अम्लीय प्राकृतिक होता है। सोडा वाटर जो है अम्लीय प्राकृतिक का होता है, ये हम जानते हैं। अगर मान लीजिए सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है या किया गया था? यूरिया में किया गया था, और यूरिया को NH2 और CONS2 कहते हैं। क्लियर हो गए? अगर मान लीजिए यूरिया का संश्लेषण वर्ष 1828 में जो है फ्रेडरिक बोहल, क्या है? बोहलर के द्वारा किया जाता है। अगर चलेंगे, किस गैस को कार्बनिक क्लोराइड के नाम से जाना जाता है? तो COCl2 के नाम से जानते हैं, जिसे हम फोस्जीन गैस कहते हैं, फोस्जीन गैस कहेंगे। अगर मान लीजिए प्रशीतक फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? डाइफ्लोरोमीथेन है। डाइफ्लोरोमीथेन कहा जाता है। सागर की तलहटी में जल के अणुओं के मध्य जैविक क्रियाओं या जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित मीथेन गैस क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है क्लैथरेट कहलाती है। क्लैथरेट कहते हैं। किस पदार्थ के दहन से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? तो कोयला से होता है। किससे होता है? कोयला से। शुष्क विरंजन की बात करते हैं के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, H2O2 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर मान लीजिए बाल, रेशम, पंखा, ऊन, हाथी दांत तथा अन्य कोमल वस्तुओं का विरंजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा किया जाता है, H2O2 द्वारा किया जाता है। अगर मान लीजिए मीठे मीठे शीतल पेयों का प्रमुख घटक क्या है? तो कार्बोनेटेड जल है। क्या है? कार्बोनेटेड जल है। जल को उबालने से दूर होने वाली कठोरता की प्राकृतिक क्या कहलाती है? अस्थायी कठोरता कहलाती है। क्या कहलाती है? अस्थायी कठोरता कहलाएगी। अगर मान लीजिए क्लोरी क्लोरीनकरण से क्या तात्पर्य है? तो दूषित जल को शुद्ध जल करने हेतु उसमें क्लोरीन मिलाना, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछे
कि किस पदार्थ का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म के रूप में करते हैं, CHCl3 के रूप में करते हैं। किस प्रदूषक के द्वारा उत्पन्न जल प्रदूषण को साफ करने में वायु फिल्टर के रूप में पीला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है, तो कैडमियम किया जाता है, CD का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछे कठोर जल को उबालने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण को ताप अवयव पर जमने वाली सफेद परत क्या है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण हैं। अगर मान लीजिए पूछे किस कार्बनिक रसायन को इक्टो हार्मोन्स कहते हैं, तो हम बताएंगे फेरोमोन्स को कहते हैं। इक्टो हार्मोन्स, फेरोमोन्स। इसकी सहायता से नर कीटों को आकर्षित करके उनको पकड़ा जाता है। इक्टो हार्मोन्स से ही इस्तेमाल करके हम लोग पकड़ते हैं। अगर शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है, तो हम बताएंगे फ्रक्टोज पाया जाता है। क्या पाते हैं? फ्रक्टोज पाते हैं। एल्कोहल की बात करें, एल्कोहल क्या है, तो सुनिए, एल्कोहल है कि किस कार्बनिक यौगिक को स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं, तो एथिल एल्कोहल को कहते हैं स्पिरिट ऑफ वाइन, मतलब C2H5OH कहते हैं, C2H5OH कहते हैं। अगर मान लीजिए पूछते किस अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल कहते हैं, तो एथिल अल्कोहल को कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल को कहते हैं, C2H5OH कहते हैं। अगर पूछे कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में जो है किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो निकेल का प्रयोग करते हैं। किसका? निकेल का। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है, तो एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुई पाश्चर ने प्रयोग के माध्यम से साझा या समझाया था। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए पूछे लुई पाश्चर के प्रयोग के माध्यम से समझाया गया था, याद रखिएगा ये फ्रांसीसी रासायनिक विज्ञान थे। अगर बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसे हम COOH बोलते हैं, एल्कोहल OH का साथ में अभिक्रिया क्या कहलाता है? स्टीरीकरण कहलाता है। स्टीरीकरण कहलाएगा। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए निर्जलीकरण अभिकर्मक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है, जो सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल किया जाता है। अगर मान लीजिए फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे और शर्करा की बात करेंगे। शर्करा के स्रोत जिसे गन्ना, चुकंदर, सीरा ये सबसे बनाया जाता है। इसके किण्वन होते हैं, फर्मेनेशन कहते हैं। से कौन सा पदार्थ बनता है, तो एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल अल्कोहल। अगर मान लीजिए पूछे संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है, तो एथिल अल्कोहल होता है, 95.6% होता है। और सुनिए, किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है, तो एसीटोन के रूप में करते हैं। अगर मान लीजिए पूछे लौंग के तेल में कौन सा यौगिक पाया जाता है, तो यूजीनॉल का प्रयोग करते हैं। और भी सुनिए, मधुमेह से पीड़ित रोगियों के मूत्र में कौन सा जो है अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो एसीटो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाते हैं? मधुमेह का जो पीड़ित हैं, जिनका चीनी का बीमारी है, उनके मूत्र में क्या पाया जाता है, तो एसीटो एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं, C4H6O3 पाया जाता है। और सुनिए, फॉर्मेलिन किस घोल का एक जलीय विलयन है, तो मिथनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के जो है 40% घोल होते हैं। क्लियर हो गए। अगर मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है, इलिथ्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लीजिए पूछे रोडेंटिसाइड रसायन जो होते हैं का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो चूहों को नियंत्रित करने के लिए, मतलब रैट को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है वेल्डिंग में। वेल्डिंग कोई भी सामान करते हैं तो घरों की रसोइयों और स्नानगारों जो स्नान करते हैं, जहां नहाते हैं, के द्रव अवशिष्ट को क्या कहते हैं, तो वहां मल जल कहते हैं, मलिन जल कहते हैं। रसोई में भी याद रखिएगा, तो ये सब द्रव जो बनते हैं वो मल जल कहलाते हैं, मलिन जल कहते हैं। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वशीय अम्ल कौन सा है, तो हम बताएंगे लिनोलेइक अम्ल है। क्या है? लिनोलेइक अम्ल है। अगर बात करें धूम्र कुहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है, तो हम बताएंगे पेरोक्सी एसिटिलिक नाइट्रेट होता है, PAN होता है। अब चलिए बहुलक की बात करते हैं। बहुलक मतलब पोलेमेर की बात करेंगे।
पॉलीमेयर का बात कर रहे हैं तो चलिए जानते हैं। पॉलीमेयर में पॉलीथीन हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलीमेयर पॉलीथीन। पॉलीथीन का निर्माण जो है किसके बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? पॉलीमेरिजेशन बोलिए तो एथिलीन मतलब C2H4 के कारण होता है, उसके बहुलीकरण के कारण होता है। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो हम बताएंगे विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण द्वारा होगा पीवीसी। अगर मान लीजिए बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? टेफ्लॉन कहेंगे। प्राकृतिक बहुलक वह बहुलक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त या निर्मित किए जाते हैं, उसे हम प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए। उदाहरण के रूप में प्राकृतिक रबड़, आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबड़, आइसोप्रीन बोलिए, ये सब प्राकृतिक बहुलक हैं, ये आप जानते हैं। रुई जो है, बताइए रुई किसका प्राकृतिक बहुलक है? सेलुलोज का प्राकृतिक बहुलक है रुई। अगर बात करें कागज, कागज को पौधे से किस पदार्थ से बनाया जाता है? कागज का कौन से पौधे से? तो पौधे के सेलुलोज से बनाए जाते हैं। अगर मान लीजिए पूछे बिस्फेनॉल ए क्या है, तो एक रसायन जिसे खाद्य संमिश्रण सामग्री कहते हैं, फूड पैकिंग गुड्स कहते हैं, उसके विकास के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर मान लीजिए रेनॉन किससे बनाया जाता है? तो सेलुलोज से बनाया जाता है। अगर मान लीजिए पूछे प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज है। अगर मान लीजिए न्यूनतम ज्वलनशील रेशा कौन सा होता है? टेरिलीन होता है। क्या होता है? टेरिलीन होता है। और भी सुनिए, अगर मान लीजिए फॉर्मिल फॉर्मिल्डिहाइड का जो है 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मिल फॉर्मिल्डिहाइड फॉर्मिल्डिहाइड में 40% अगर जलीय विलयन है तो फॉर्मिलिन कहलाएगा। अगर मान लीजिए नियोप्रीन क्या है? तो क्लोरीन, देखिए यहाँ पे सुन लीजिए, नियोप्रीन क्या है? तो क्लोरोपीन के बहुलीकरण द्वारा निर्मित संश्लेषित रबड़ है, बहुलक है, याद रखिएगा। रबड़ के वल्कनीकरण की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स गुडईयर ने की थी, वो भी 1939 में किया था, मतलब सॉरी 19 नहीं 1839 में किए थे, मतलब 1900 मतलब 1800 सॉरी 1839 में किए थे। जल्दी जल्दी करने में होता है रैपिड की तरह, तो थोड़ा सा शब्द हो जाते हैं 1839 में। अब चलिए विस्फोटक पदार्थ की बात करते हैं। विस्फोटक पदार्थ से जो सवाल बनते हैं उसकी बात करते हैं। तो युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली जो गैस है, जिसे हम ल्यूसाइड, किससे बनाई जाती है? तो एसिटिलीन से बनाई जाती है। अगर मान लीजिए पूछ रहे किस विस्फोटक को नोवेल तेल भी कहा जाता है? तो TNG को कहा जाता है। ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जिसे कहते हैं। ठीक है, अगर पूछे डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है? तो नाइट्रोग्लिसरीन है। क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन है। आधुनिक डायमंड में जो है नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए एल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धन राशि किस आविष्कार से मिली थी? तो डायमंड आविष्कार से मिली थी, वो भी 1867 में मिली थी। याद रखिएगा, डायमंड आविष्कार हुआ था 1867 में। अगर मान लीजिए हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो गैमेक्सिन के रूप में जाना जाता है। C6H6 Cl6 बताया जाता है। किस रासायनिक यौगिक को मिरवेन का तेल कहा जाता है? तो नाइट्रोबेंजीन का कहा जाता है, जिसे हम C6H5NO2 कहते हैं। अब चलिए, जब सिल्वर क्लोराइड जिसे AgCl बोलते हैं को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो यह किसके बनने के कारण, मतलब किसके बनने के कारण भूरे रंग हो जाते हैं? तो सिल्वर धातु। याद रखिएगा, भूरे रंग हो जाते हैं तो सिल्वर धातु के कारण हो जाते हैं। याद रखिएगा, सिल्वर धातु बनने के कारण हो जाते हैं। गन पाउडर की बात करें, बारूद की बात करेंगे, तो इसकी खोज रोजन बेकिन ने किया था। अगर बारूद की बात करें, गन पाउडर की बात करें, तो पोटाशियम नाइट्रेट, सल्फर तथा चारकोल का मिश्रण होता है। इसका उपयोग जो है विस्फोटकों का निर्माण में किया जाता है, विस्फोटक करने के लिए किया जाता है, ये हम जानते हैं। अगर मान लीजिए सर्वप्रथम किस धातु में मस्टर्ड गैस का प्रयोग रासायनिक हथियारों के रूप में किया जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध में ये बात किया गया था। याद रखिएगा, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। अगर किस विस्फोटक को जो है क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं, तो हम बताएंगे ट्राइनाइट्रोफिनॉल को कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइनाइट्रोफिनॉल को कहेंगे। अगर मान लीजिए एनोनेल, ठीक है, एमोनेल, सुनिएगा फिर से, एमोनेल का मिश्रण जो है बताइए, तो एमोनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है, ये भी जानते हैं। और एक अंतिम है कि किस कार्बनिक यौगिक को कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बेंजीलीन
वेंजली हाइड्रेट को कहते हैं, जिसका सूत्र होता है C6H5 और CHO होता है। फिर से सुन लीजिएगा, तो सुन लीजिए C6H5CHO होता है। क्लियर हो गए? ये हो गए हमारे कार्बनिक रसायन खत्म। अब चलते हैं जो टॉपिक और है वो भी खत्म करते हैं और समाप्त करते हैं, है ना? तो चलिए और देख, अब टॉपिक है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये टॉपिक पढ़ेंगे, फिर रासायनिक जो बचा हुआ है उसकी हम बात करेंगे। 2 चैप्टर और हैं, उसके बाद हम इसे समाप्त कर देंगे। तो देखिए, तत्वों के वर्गीकरण की बात करें, क्लासिफिकेशन, एलिमेंट पढ़ेंगे और सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं रैपिड फायर की तरह, क्योंकि हमको खत्म करना है। क्योंकि आपका एग्जाम से पहले ये डिटेल वाला अगर पढ़ना है तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। अगर थोड़ा-सा रिपीट वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, मेरा वीडियो डाला हुआ है। तो हमारा हर ढंग से पढ़ाया हुआ तरीका का मैंने कर दिया है, स्पीड, स्लो या रिपीट क्वेश्चन या बार-बार रिपीट करके याद करवाना या ट्रिकियल या तरीके से या कहानी के रूप में मैंने हर ढंग से वीडियो प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। नलिनी अकाडमी वादा करता है कि आपका क्वेश्चन कोई भी हो, अगर मेरा पूरा वीडियो या संपूर्ण वीडियो आप देखे हैं तो आपको निश्चित है कि आपका होना अवश्य है। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ज़रूरी है देखना। आप अपना देख के जाइएगा। मैं जो भी कंटेंट दिया हूँ, फालतू कोई कंटेंट आपको दिखेगा ही नहीं। फालतू कंटेंट मैंने दिया ही नहीं है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। कितने? 118। ठीक है। अगर बात करें कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तत्वों को धातु एवं अधातु के रूप में वर्गीकृत किया है या किया था, तो जॉन जैकब वर्लिस। याद रखिएगा, जॉन जैकब वर्ली लिस। याद रखिएगा, वर्जीलिस, जिसे हम स्वीडिश वैज्ञानिक कहते हैं, जो कि 1700 1779 से लेके 1848, याद रखिएगा, में किया गया था। ये किए थे, याद रखेंगे, वर्लिश, याद रखेंगे। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में जो है किस वर्ग में रखा गया है, तो हम बताएंगे वर्ग 18 में रखा गया है। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के रूप में किस वर्ग में रखा गया है, तो 18 में। अगर पूछे आवर्त सारणी के किस वर्ग में सर्वाधिक गैस तत्व हैं, तो हम बताएंगे शून्य वर्ग में। सभी गैस अक्रिय गैस हैं, एक प्रमाणिक तत्व है, याद रखिएगा। तो ये जो सर्वाधिक गैस है वो शून्य वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट है कि तत्वों का कौन सा समूह जो है रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है, तो एंटी नॉइड समूह कहलाता है। एंटी नॉइड ग्रुप भी कह सकते हैं। आवर्त एवं वर्ग की बात करेंगे, पीरियोड एंड ग्रुप की बात करेंगे। तो सुनिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो है 7 क्षैतिज पंक्तियों एवं 18 धवाधर स्तंभों में विभाजित है, मतलब सीधा वर्टिकल रूप से। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त पीरियड कहा गया है, तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहा गया, ग्रुप कहा गया है। आप देखे होंगे, बना होगा ग्रुप जैसा, है ना? ऐसे बनाया गया होगा। तो आप देखे ही होंगे आवर्त सारणी का ग्रुप, 9-10 में पढ़े होंगे आप। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखा गया है, तो एक्टिनॉइड समूह में रखा गया है। अधिकतम कृत्रिम तत्व आवर्त का। अगर मान लीजिए कौन से तत्व जो है आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाता है, तो लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व में रखा गया है। अगर बात करते हैं परमाणु क्रमांक 57 से लेके 71, मतलब 14 तत्वों की बात करते हैं, तक जो है लेथेनाइड तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व एवं परमाणु क्रमांक 89 से लेके 103 तक, मतलब 14 तत्व एंटीनाइड या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहा जाता है। समझ गए? मतलब 57 से 71 तक लेथेनाइड तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व कहेंगे। आप परमाणु क्रमांक के रूप में 89 से लेके 103 तक जाइए, जिसमें 14 तत्व, सब में 14 तत्व हैं, याद रखिएगा। तो एक्टिनाइड में होगा, जिसे ट्रांस यूरेनियम तत्व भी कहेंगे। ठीक है। अगर बात करें किस ब्लॉक में धातु अधातु किस ब्लॉक में धातु अधातु उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। पी ब्लॉक में पाए जाएंगे। अगर मान लीजिए किस ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व जो होते हैं कहलाते हैं, तो डी ब्लॉक वाले तत्व जो है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है। धातु उपधातु ये सब मिलेगा तो आपको पी ब्लॉक में चले जाएगा। अगर मान लीजिए आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, 28 होती है। वन लाइनर है, इसलिए इसका पिक्चर मैं नहीं दिखाऊंगा। अगर बात करें ये तत्व आवर्त सारणी के दीर्घ आवर्तों में प्रबल धनी या धन विद्युती तत्वों, जिसे एस ब्लॉक के तत्व में रखते हैं, एवं दुर्लभ धन विद्युती तत्व जिसे पी ब्लॉक में रखा जाता है, जिसमें हम धातु अधातु ये सब रखते हैं। और सुनिए, इसके मध्य स्थित है। इस ब्लॉक के तत्व जो है आंतरिक संक्रमण तत्व, मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। मतलब आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व जो है दीर्घ आवर्त, मतलब 6 से 7, 6 और 7 में
संक्रमण तत्वों के मध्य रहते हैं, 6 और 7 के मध्य रहते हैं। अगर पूछते हैं आपसे किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है, तो हम बताएंगे हीलियम की, लगभग 31 पिकोमीटर होता है। तत्वों से संबंधित जो प्रमुख जो बात है वो सुन लीजिए। मतलब तत्वों से संबंधित आवृत्ति की वर्गीकरण से बात हो रही है, उसी में तत्वों की बात करें तो कुल ज्ञात किया गया तत्व कितना है? 118। प्राकृतिक रूप से तत्व कितना है? 94, है ना? अगर कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व अगर पूछे 24, धातु तत्व की संख्या पूछे तो 91, और धातु तत्वों की संख्या पूछे तो 20, उपधातु तत्वों की संख्या पूछे तो 7। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व क्या है? ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लिथियम। सब द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा। द्रव अधातु कौन सा है? ब्रोमीन। सुनते जाइए सर। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सा है? चांदी। विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? तो ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व कौन सा है? सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। समझ गए? सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? सीजियम। अगर पूछे सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? सोडियम। क्लियर? कोई दिक्कत? और सुनिए, कौन सा जो है अधातु तत्व आवर्त सारणी के इस ब्लॉक में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। अगर मान लीजिए आवर्त सारणी की बात करें, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो उत्कृष्ट गैस है। अगर पूछे कि हाइड्रोजन तत्वों की ऑक्सीकरण क्षमता जो है का बढ़ता क्रम क्या है? तो हम बताएंगे, देख लीजिएगा, Br, L2, Br और Cl2 और F2 फ्लोरीन। देखिए किस ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता रखता है? तो डी ब्लॉक के तत्व जो कि संक्रमण तत्व में आते हैं। अगर पूछे कि सबसे कम और सबसे अधिक गलनांक वाली धातुएं जो है कौन सी है? तो पारा और टंगस्टन है। सबसे जो हमारा पारा और वह टंगस्टन दोनों दे सकते हैं, सबसे कम और सबसे अधिक गलनांक। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम 10 तत्वों की बात करेंगे में कौन सा तत्व धातु है? तो लिथियम और बेरिलियम जो है ये आपका धातु तत्व है, याद रखेंगे। Li और Be यही दो गो है, और ऐसे तो सभी हैं आवर्त सारणी के अनुसार, लेकिन इसमें लिथियम और बेरिलियम तत्व धातु हैं, याद रखिएगा, धातु में पूछ रहा था। अगर पूछे आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त के तत्व को जो है प्रतिरूपी तत्व कहते हैं? तो तृतीय आवर्त को कहा जाता है। तृतीय तीसरे नंबर पे जो है उसे कहा जाता है। आवर्त सारणी में जो है किन आवर्तों को जो है लघु आवर्त की संज्ञा दी गई है? तो पहला, दूसरा और तीसरा आवर्त को दिया गया है। हम जानते हैं लघु मतलब छोटा। किस वर्ग विशेष के सभी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है? तो सभी को मतलब अगर देखा जाए किसी किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों को संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हम सभी इलेक्ट्रॉन संख्या समान मानते हैं, समान होते हैं, याद रखना है। अगर आवर्त सारणी में यूरेनियम जिसे Z बराबर 92 बोलते हैं, ठीक है, के पश्चात आने वाले सभी आवर्त जो है मानव द्वारा निर्मित है। ये जो है ट्रांस यूरियम तत्व या ट्रांस यूरेनिक तत्व बोलते हैं, कहलाता है, याद रखेंगे। जितने भी 92 Z बराबर 92 का अगर आवर्त सारणी का आपको दिखेगा। इन तत्वों की खोज में जो है सीवॉर्ग या मैकमिलन का विशेष योगदान रहा है, याद रखना है। अगर मान लीजिए सेतु तत्व किसे कहते हैं? तो तृतीय आवर्त के साथ जो है तृतीय आवर्त के प्रथम से 7वें समूह के तत्व रह गए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं उत्कृष्ट या अक्रिय गैस किन तत्वों को कहते हैं? तो शून्य वर्ग के तत्व को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धातु तत्व कौन सा है? तो लिथियम है, याद रखिएगा। प्रथम धातु अगर आप पूछे तो लिथियम हम पढ़ चुके हैं। अगर उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? तो क्लोरीन है, Cl है। अगर मान लीजिए पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों का बाह्य कोश पूर्णता होता है? बाह्य शेल। 18वें समूह का बाह्य शेल होता है, मतलब बाहर की ओर होता है। अक्रिय गैसों को किस ब्लॉक में रखा जाता है? तो पी ब्लॉक में रखा जाता है। अगर पूछे आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के तत्व को सामूहिक रूप से निरूपक तत्व कहते हैं? तो एस और पी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं। अगर मान लीजिए पूछे कि न्यूजीलैंड के अष्ट नियम का पालन करने वाला अंतिम तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम है, Ca है, अंतिम Ca है। अगर मान लीजिए पूछे न्यूलैंडस का अष्ट नियम, यहाँ पे देखिए तो क्या था, एक मिनट रुक जाइएगा। न्यूलैंड न्यूजीलैंड बना, न्यूलैंड। तो न्यूलैंडस का अष्ट नियम हम चलिए जानते हैं। तो इसमें देखिए 1865 ईस्वी में ब्रिटिश रसायन शास्त्री, मतलब 1865 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री जो थे जॉन ए न्यूलैंडस नामी था उनका, द्वारा प्रस्तुत संकल्पना
के अनुसार यदि सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में, याद रखिएगा, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रत्येक 8 तत्व पहले स्थान के तत्व के गुण धर्मों के समान होगा। पहला जो होगा वो 18 तत्वों में पहला जो स्थान होगा वो गुण धर्मों के अनुसार होगा, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे। किसी उदासीन परमाणु को ऋणात्मक आयन में परिवर्तित करने के लिए जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता अथवा इलेक्ट्रॉन लभित या एंथे एंथैल्पी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़िए, इतना लंबा काहे पढ़ने की बात है, छोड़िए हटाइए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दीजिए, इंग्लिश वाला वर्ड याद कर लीजिए, कहा जाता है। समानता अधात्विक तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता धात्विक तत्वों से अधिक होगा। धात्विक तत्व से, सही बात है, अधिक होता है। आयन विभव जिसे कहते हैं, चलिए पोटेंशियल की बात करेंगे। तो किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहा जाता है या पोटेंशियल कहते हैं। अगर मान लीजिए क्षारीय तत्वों का आयन विभव सबसे कम तथा आदर्श गैसों का आयन विभव सर्वाधिक होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सीजियम एक क्षारीय धातु है जिसका आयनन विभव जो है 375.7 किलो जूल मोल, याद रखिएगा, न्यूनतम में है। तथा हीलियम एक आदर्श गैस है जिसका आयनन विभव 237 नहीं, याद रखिएगा, 2372.1 है, मतलब 2372.1 किलो जूल मोल सर्वाधिक होता है। सोचिए, हीलियम गैस में एक आदर्श गैस है। विद्युत ऋणात्मक की बात करें आवर्त सारणी में, विद्युत ऋणात्मक रूप से देखें तो हम देखेंगे साझा किया गया है इलेक्ट्रॉनिक युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति परमाणु की विद्युत ऋणात्मक कहलाती है। और कोई भी अपनी ओर आकर्षित करा तो ऋणात्मक है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर जो है तत्वों की विद्युत ऋणात्मक में वृद्धि होती है तथा वर्गों में ऊपर से नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मक में कमी आती है। तो उदाहरण फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक है तथा फ्रांसियम विद्युत ऋणात्मक सबसे कम है, ये हम जानते हैं। आवर्त सारणी से संबंधित नियम की बात करेंगे। डॉवे राइनर के त्रिक की बात करते हैं। तो जर्मन वैज्ञानिक डॉवेर राइन ने 1817 में द्रव्यमान के आधार पर ऐसे तीन तीन तत्वों के समूह निर्धारित किए गए हैं जो गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे समूह के तत्व जो है उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही में व्यवस्थित करने के मध्य स्थित है। और याद रखिएगा, तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों में लगभग औसत होते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं, याद रखिएगा। और इसी तरह आपका समाप्त करेंगे और ये बस इतना ही रखते हैं और भी बात, हाँ, जो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, नहीं तो फिर जैसे देखिए ये सवाल ठीक है। डॉवेराइन नर्तृक का तीसरा सदस्य कौन-सा है जिससे लिथियम एवं सोडियम भी सम्मिलित होते हैं? तो पोटेशियम है। पोटेशियम आता है, याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के रूप में किया गया है। दीर्घाकार आवर्ती सारणी, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, तत्वों के किस लक्षण पर आधारित है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। अगर मान लीजिए पूछे आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल रूप से स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग समूह या वर्ग या समूह कहिए या ग्रुप कहिए। एल्युमिनियम का विकिरण किससे संबंधित है? तो बेरिलियम से संबंधित है, वी से संबंधित है। अगर मान लीजिए पूछते कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का क्षार और धातु व हाइड्रोजन दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर पूछते कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डॉवे राइनर ने किया था। अगर मान लीजिए लिथियम नाइट्रोजन के सीधे संयोग करके नाइट्राइड बनाता है, तो लिथियम का गुण किस तत्व में मिलता है? तो मैग्नीशियम से मिलता है, ये याद रखिएगा। अगर पूछे रासायनिक गुणों से मेंडलीफ ने किन तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर केंद्रित किया था। और देख लीजिए, मेंडलीव की बात हो रही है तो मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम अथवा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया था। मतलब उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही और रासायनिक गुणधर्मों पे ये फिक्स किए थे, बांटे थे। अगर मान लीजिए मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान से होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। परमाणु संख्या के आधार पर किसने तत्वों को वर्गीकृत किया? तो मोसले ने किया था। अगर पूछे किस आवर्त में तत्वों की संख्या न्यूनतम है, तो हम बताएंगे प्रथम आवर्त में है, केवल 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम में है। अगर पूछे कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश और उसके नाभिक के केंद्र के बीच दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु की त्रिज्या कहते हैं।
अगर पूछ दे किस वर्ग के तत्वों के लिए आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं छोड़ा गया, तो हम बताएँगे उत्कृष्ट गैस शून्य वर्ग के लिए छोड़ा गया। अगर मान लीजिए पूछते धात्विक तथा अधात्विक के मध्य किन तत्वों को रखा गया? संक्रमण तत्वों को रखा गया। आवर्त सारणी का समूह 2 है। समूह रूप क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। क्लियर हो गए? तो चलिए अब मिलते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे, लेकिन हम आज के लिए सोच रहे हैं कि इतना ही रखते हैं। चलिए जब तक जहाँ तक होता है कोशिश करेंगे, लेकिन आज लगभग आपका केमिस्ट्री हो चुका है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बायोलॉजी के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।